वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। अब अगर न्यू फाइल बनानी हो इसमें तो ये न्यू फाइल का आ रहा है। बाकी यहाँ पे रिसेंट फाइल्स दिखाता है कि आपने जो भी रिसेंट में कोई काम किया हो वो यहाँ दिखाएगा। आपने जाते हैं न्यू फाइल पे, तो फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद में यहाँ से अपने न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो भी साइज़ आपको लेना हो, पिक्सल्स ध्यान रखना पिक्सल्स, क्योंकि कल जैसे वैशाली कर दी थी उसने सेंटीमीटर 1080 सेंटीमीटर ले रखा था। 1080 सेंटीमीटर में लगभग कितने 12,000 अरे वो अपने को इसमें से पिक्सल लेना है। देखो होता क्या है कि जैसे इंच लिया आपने, इंच के अंदर अगर 1080 कर दिया ठीक है, और आपने देखा नहीं कि उधर इंच है, आपने सीधा यहाँ देखा 1080 तो ले ही नहीं रही, 1000 मैक्सिमम इंचज ले रहे हैं और 300 dpi ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो इन चीज़ पे तो आपकी फाइल के अंदर कितने पिक्सल्स आ जाएंगे 3 लाख। 30,000 है 3 लाख, 3 लाख। अब 3 लाख पिक्सल का मतलब है कि आपका सिस्टम दे लेगा ही नहीं उसको। तो ये गलती कल उसने कर रखी, फिर आपके ना तो उसमें इमेज इंपोर्ट होगी कहीं ठीक है। अगर आप कोई भी इमेज इंपोर्ट करोगे ना, मान लो इमेज 1 MB की भी है तो भी वो उसको 30,000 पिक्सल पे रेंडर करने के लिए उसके अंदर धक्के से उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देगा और बोल देगा आपकी स्क्रैच डिस्क फुल है। तो अपने को यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि अपने को सिर्फ पिक्सल्स में चलना है जब आपने डिजिटली कोई चीज़ बना रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रिंट की कोई चीज़ मिलती है फिर आपको यहाँ से कलर भी CMY के करना होगा। CMY के और RGB में डिफरेंस आपको पता ही है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि RGB ओनली फॉर डिजिटल स्क्रीन्स की। कोई भी स्क्रीन के ऊपर काम करना है तो अपने RGB कलर पे जाएंगे। अगर कोई भी काम प्रिंट के लिए होना चाहिए, वो विजिटिंग कार्ड हो, मेन्यू हो, फ्लायर हो, फ्लैक्स हो, होर्डिंग हो, एनीथिंग प्रिंटिंग पे जाने वाली चीज़ें सारी CMY के कलर्स में जाएगी। और जब CMY के में होगा तो चीज़ें फिर पिक्सल्स पे नहीं बन रही होगी। फिर आपको साइज़ मिलेगा कि 10 बाई 10 इंच का बनाना है, 10 बाई 10 फीट का बनाना है, या 2 बाई 4 फीट का कोई चीज़ जो भी डिज़ाइन बनाना है वहाँ पे फिर आपको इंच में या सेंटीमीटर में या फिट्स में चीज़ें मिलेगी। जब पिक्सल की बात हो रही होती है, क्योंकि पिक्सल काउंट स्क्रीन पे ही होता है, क्योंकि अपनी स्क्रीन की विजुलेशन पिक्सल्स पे चलती है। तो अभी अपने 1080 एक स्क्वायर के अंदर लेके चलते हैं। बाकी आपको कुछ भी सेटिंग्स सेटनी नहीं है एंड क्रिएट फाइल। अभी आपका ब्लैंक स्पेस आ गया है, मतलब ये आपका पेज है, जो भी आपका डिज़ाइन है वो इसके अंदर जो होगा वो दिखेगा। इसके बाहर इसमें वैसे बनता भी नहीं है, और अगर कई बार बने हुए डिज़ाइन को आप बाहर भी कर देते हो तो वो फिर रेंडर नहीं होगा। रेंडर का मतलब सेव एक्सपोर्ट, वो अपनी सिर्फ इतने जो ये मेन एरिया इसके अंदर की चीज़ें एक्सपोर्ट होगी। यहाँ पे अपने को लेयर्स दिख रही है, सारी लेयर्स यहाँ पे आएगी। लेयर्स का मतलब जितने भी अपने काम करेंगे, अगर एक सिंगल टेक्स्ट ऐड करेंगे तो उसकी लेयर यहाँ जाएगी। जैसे बैकग्राउंड है 10 इमेज डालेंगे तो 10 इमेजेस की अलग लेयर यहाँ पे आ जाएगी। जो भी मतलब इसमें जितनी भी एसेट्स पड़ी है वो सारी सारी लेयर्स अपनी यहाँ पे शो हो जाएगी ठीक है। और उसके बाद में ये इधर सारे टूल्स आ गए ठीक है, जिसके अंदर अपने मेन जो भी टूल काम में आते हैं वो सारे इधर होंगे। बाकी ये जो प्रॉपर्टीज़ और ये सब है ना, ये एक बार के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं बताऊँगा। तो अभी अपने को सिर्फ लेयर्स का काम है एंड इन टूल्स का काम है। ऊपर वाले टूल्स अपने बाद में देखेंगे। ये बेसिकली पूरी टूल बार जो है इसमें फाइल के अंदर फाइल से रिलेटेड उसको सेव करना है, सेव एज, ओपन रीसेंट, एक्सपोर्ट और मल्टीपल चीज़ें इसमें प्रिंट वगैरह। और बाकी ये सारी चीज़ें अपने बाद में सीखेंगे। अभी अपने इन टूल्स पे चलते हैं एंड ये जो है ये यहाँ पे फाइल का नेम दिखा रहा है। अभी अनटाइटल्ड 1 दिखा रहा है, मतलब ये फाइल आपकी सेव नहीं की हुई, वरना यहाँ पे पाथ दिखाता है ये फाइल क्या नेम से और कहाँ पे सेव कर रखी है ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो टूल बार है, यहाँ पे आपने जो भी टूल ले रखा होता है उसके ही टूल आएंगे ठीक है। देन ये जो है ये आपके रूरल्स है। ये अगर नहीं दिख रहे हो तो व्यू में जाके आप यहाँ से शो के अंदर ये रूरल्स ये रहा मेरे ये
कमांड आर आ रहा है, आपकी कंट्रोल आर से ये चीज़ आएगी। अगर ये हाइड होंगे तो ये नहीं दिख रहे होंगे अपने को, ये मोस्टली ऑन ही रखने, क्योंकि ये काम आते हैं ग्रिड लाइन्स बनाने के, कि कई बार अपने को जब ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई काम करना हो। अब अपने जाते हैं फर्स्ट टूल पे, मूव टूल, जो कि किसी भी चीज़ को मूव करने के काम आता है। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि ये अपनी जो फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट पहली लेयर जब भी अपने ओपन करते हैं लॉग आता है। तो अगर आप कोई भी इमेज भी इंपोर्ट करोगे, जैसे मान लो मैं ये इमेज इंपोर्ट करता हूँ, तो ये भी लॉग नहीं, ये लॉग होगी नहीं क्योंकि ये PNG होगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, अगर कोई JPG होती है तो वो लॉग हो गया, फिर PNG का भी लॉग होगी नहीं आती, JPG आती है। ठीक है, लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि वो लॉक्ड है, उसके कोई की लगेगी या कोई पासवर्ड लगेगा। लॉक का मतलब वो लेयर को एक बार के लिए उसने मतलब कि मतलब एक बार के लिए उसने होल्ड कर रखा है कि आप उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, चेंजेस कर सकते हो आप उसको अनलॉक करके, यहाँ से उसका लॉक खोल लो। और जैसे इसको भी मैं मूव नहीं करने देगा, ये मूव करूँगा तो एरर देगा कि ये लेयर अभी बैकग्राउंड लेयर है, इसको कन्वर्ट करो। अब नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते ही मतलब वो बैकग्राउंड लेयर है तो लॉक दिखा रहा है, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करते ही लॉक हट गया। अब मैं इसको जहाँ मर्जी मूव कर सकता हूँ, या इसको मैं डिलीट नहीं होगी क्योंकि लास्ट लेयर यही है, एक लेयर तो एटलीस्ट रहेगी लास्ट में। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल जेड कर लिया एक बार के लिए। अब ये है इसका सिलेक्शन मार्क्यू टूल। अब मार्क्यू टूल जो है वो सिलेक्शन बनाने के काम आता है। आपको स्क्वायर में सिलेक्शन बनाना है या इसमें सिलेक्शन बनाना है। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल जब लिया है, देखो जब मूव टूल था तो यहाँ पे मूव टूल से रिलेटेड ये आ रहे थे अपने ऑप्शंस। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट का मतलब होता है अगर आपके पास मल्टीपल लेयर से आप जिस पे क्लिक करोगे वो लेयर अपने आप सेलेक्ट हो जाए, वरना ये अगर ऑफ है तो आपने जिस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है कोई और लेयर के ऊपर भी क्लिक करोगे तो भी वो लेयर सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर अगर आप ऑटो सेलेक्ट पे जाते हो फिर आप उसको माउस से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ऑटो सेलेक्ट के अंदर भी वो पूछ रहा है लेयर को करना है, ग्रुप को करना है। यहाँ पे जब अपने ग्रुपिंग करेंगे तब ये चीज़ आपको समझ आएगी, उस टाइम में वापस से बता दूंगा आपको। पर एज ऑफ नाउ आप समझ लो ये ऑटो सेलेक्ट मतलब इस माउस के रिएक्शन के लिए है। ठीक है, उसके बाद शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ये अभी यहाँ पे अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बार के लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट मैं लेके आया, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, अब मैंने इधर क्लिक किया तो उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो लॉक है। अगर लॉक नहीं होती तो लेयर, इसको चलो मैं लॉक भी कर देता हूँ। अब देखो ये वाली लेयर सेलेक्ट है, ये वाली होगी उधर, देखो आप इधर यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, ऑटो सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर देता हूँ तो अब क्या होगा, देखो कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ अपनी जो सिलेक्टेड लेयर है वो मूव हो रही है। तो ये अपने अलग अलग कई बार यूज़ केस के अकॉर्डिंग, जैसे कई बार अपने ज़्यादा लेयर्स में काम कर रहे थे, ऑब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा है और अपने को एक ही लेयर पे है कि अपने कई बार जैसे दिक्कत आती है ना कि आपने मतलब काम इस पे करना और क्लिक गलती से साइड में हो रहा है और तो कभी कुछ और सेलेक्ट हो गया, फिर ढूंढो उस लेयर को, तो वहाँ से आप सीधा ये ऑफ कर दो तो फिर आपका वो ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेयर है, तो अभी यहाँ पे तो सिंगल लेयर, अगर यहाँ पे ग्रुप्स होते जैसे मान लो ये 3 लेयर है, इसको ऑटो सेलेक्ट कर दिया। अब ये 3 लेयर है, इन तीनों लेयर्स को मैंने ग्रुप कर दिया। ये ग्रुप कैसे होता है वो मैं आगे बता दूंगा। अब यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कर रखा है तो देखो क्लिक करते ही वो लेयर पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ तो अब क्या होगा, ये पूरा पूरा ग्रुप उठेगा। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, जब आप मल्टीपल लेयर्स पे काम करोगे ना, जैसे आपने मान लो कोई काम कर रहे हो और आपने कार का एक ग्रुप बना दिया तो पूरी कार को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से ग्रुप करो, पूरी कार उठ जाएगी, वरना उसकी सिंगल लेयर मिल सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट लेयर ही मिलेगा और लेयर ही रखना होता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसका क्या काम होता है, जैसे ये मैंने लेयर सेलेक्ट करी या ये वाली लेयर सेलेक्ट करी, अब इसको स्केल को इसको स्केल करना है या रोटेट करना है तो इसके ऑप्शन नहीं आ रहे, तो उसके ऑप्शन लाने के लिए उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स।
तो फोटोशॉप के अंदर शॉर्टकट होता है कंट्रोल T। अगर मैं कंट्रोल T प्रेस करता हूँ, मेरे मैक में अलग है, आपको कंट्रोल T मिलेंगे। और अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो तो आपको कमांड, मतलब ये कमांड बटन जो है उसके साथ T प्रेस करना है। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिससे आप स्केल कर सकते हो, स्केल कम ज़्यादा, और रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सीधा क्लिक करने पे कॉर्नर से ऐसे स्केल हो रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने कभी भी यहाँ से पकड़ के इसको स्केल नहीं करेंगे। अभी ये और तो मतलब कि यहाँ से सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लॉक है। ठीक है, तो इसका एस्पेक्ट रेशो बिगड़ नहीं रहा, बट जनरली हो सकता है कि ये खुला हुआ हो आपके, तो फिर ये ऐसे हो जाए। किसी भी इमेज या टेक्स्ट को कभी भी ऐसे नहीं पिंच करना, और जो रूल्स के खिलाफ है, यूँ मान लो कि आप रूल तोड़ रहे हो, मतलब बहुत, मतलब कि मेन चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है कि आपको यहाँ से ये चीज़ें कभी भी किसी भी इमेज या टेक्स्ट का रेशो जो है वो बिगाड़ना नहीं है, इसको ओरिजिनल रेशो में ही रखना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से इसको लोग कभी भी मत खोलो। और ये चीज़ अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर फोटोशॉप के अंदर ये चीज़ ऐसे मूव करिए, पर अगर आप कोरल में होते तो वो पिचक जाती चीज़। अगर पर आपको अगर चीज़ को पिंच करना पड़ जाए कि आपका केस ही ऐसा है कि आपको पिंच करना ही पड़ेगा, कि मान लो कोई शेप है, स्क्वायर है, उसको रेक्टेंगल करना है, तो फिर वो कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर लेना है। अब शिफ्ट प्रेस करने से क्या हुआ कि उसने उसका जो वो लॉक था वो वहाँ से एक्सपेक्ट रेशो का लॉक को एक बार के लिए डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो ये अपने अलग अलग यूज़ केस के अकॉर्डिंग आप कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि कंट्रोल T किया, अब ये मान लो मैंने इसको इतना स्केल कर लिया, अब ये वापस जाएगा कैसे? ठीक है, इतना स्केल कर लिया। अब ये तो अब जैसे कि ये कंट्रोल T किया, साइड में क्लिक करने पे क्या है, या तो 2 बार क्लिक करो, 2 बार भी नहीं। अब ये देखो, जब तक आप इसे किसी भी खाली जगह क्लिक कर रहे हो ना, कुछ नहीं हो रहा। आपने उस लेयर पे सेलेक्ट किया तब वो उसका कंट्रोल हटा है, पर ये आपको मोस्टली हो सकता है ना भी हटे। तो उसका सीधा क्लिक तरीका यही है कि इसको यूज़ करने के बाद में आप स्कैप प्रेस कर दो। ठीक है, स्कैप प्रेस करने से क्या होगा, मान लो आपने ये किया, यहाँ पे इसको स्केल किया, ठीक है, अब आपने स्कैप दबाया तो क्या होगा, इसका एक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखो, स्कैप दबाया तो उसने वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, अगर आपने इसको रखना है कि आपने इतना कर दिया, अब यहाँ रखना है, एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने के लिए बटन क्या होता है, एंटर, जिसके ऊपर शॉर्टकट भी दिख रहे हैं। इस मतलब ओके करना है, एग्री करना है तो एंटर प्रेस कर दो, अगर डिनाई करना है या कैंसिल करना है तो स्कैप प्रेस कर दो कीबोर्ड बटन का, या फिर यहाँ से क्लिक कर लो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर अब वो चीज़ कंट्रोल T करने से आ रही है। पर अगर आप ये ऑन कर लेते हो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, तो क्या होगा, इसके कंट्रोल किसी भी लेयर को सिलेक्ट करो, इसके कंट्रोल्स आपको ओपन ही मिलेंगे हमेशा। तो आप इसको मूव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो हमेशा। और इससे क्या है, थोड़ा आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहती है। अब आपने इसको थोड़ा चेंज कर दिया तो एक बार ये पूछेगा कि यस करना है, नो करना है, यस कर दिया, अब आप फिर से चलता रहेगा। अब जनरली मतलब कि अच्छी हैबिट यही है कि आप इसको ऑफ ही रखोगे, बाई डिफॉल्ट ऑफ रहता है। और ये ऑप्शन पहले नहीं आते थे फोटोशॉप में, इन्होंने धीरे धीरे इनके पिछले कुछ 5-7 सालों में ऐड ऑन किए हैं। तो ये कुछ केसेस में ही काम आएगा, वरना आप इसको ऑफ रखो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। आप तो आपका जो काम है वो ज़्यादा स्मूथली चलेगा। और इसके ये सारे चीज़ें आपको समझ आ गया। अब ये जो बचे हैं चेंजेस वो है अलाइनमेंट के। अब अलाइनमेंट कैसे काम करती है कि अब आपको इसको पेज के लेफ्ट में चिपकाना है, तो आपने पहले इस लेयर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के आपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर दिया। कभी भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्टेड होगी तभी ये ऑप्शन ओपन होंगे, तब वरना ये ऑप्शन ऑफ रहेंगे। अब आपको इसको लेफ्ट अलाइन करना है, किसके साथ होगा, ये वाली लेयर बैकग्राउंड के साथ। ये लेफ्ट प्रेस किया होगी, और राइट करता हूँ तो वो राइट होगी, क्योंकि ये दोनों लेयर सेलेक्टेड आप इधर देखो। ठीक है, सेंटर करूँगा तो सेंटर होगी, ऐसे वाला सेंटर करूँगा तो ऐसे वाला होगा। अब इसमें कोई शॉर्टकट इसके नहीं है अभी। ठीक है, जहाँ अपने उसमें कोरल में इसको ELEC उनसे कर लेते हैं, यहाँ पे आपको इन्हीं से करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये जो सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट करने के वही कि बराबर मान लो 4 चीज़ें हैं, चारों को एक साथ बराबर करना है। ठीक है,
तो उसके हिसाब से फिर अलाइंड टू ये भी पूछ रहा है कि सिलेक्शन से करना है कैनवास से करना है। तो अगर आप चाहते हो कि बार बार सिलेक्शन जो आपने कर रखा है उसकी जगह कैनवास, कैनवास का मतलब ये पूरा आपका पेज, अब कैनवास कर लेता हूँ तो क्या होगा, अब आपका हर बारी देखो कैनवास करते ही उसने क्या किया, आपको 2 लेयर की जरूरत नहीं, अब ये कैनवास के अकॉर्डिंग ही चलेगा, समझ रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आपके ऊपर कि आपको कैसा काम करना है। बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्शन मिलेगा, सिलेक्शन होगा तो सिंगल पे ऑफ मिलेगा, क्योंकि तो सिलेक्शन है ही नहीं किसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये अपने को बाकी ये सारी चीज़ें जब अपने काम करेंगे तब अपने को और समझ आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, देन अपने चलते हैं सेटिंग्स पे। इन सेटिंग्स में बता रहा है शो लेयर बॉन्ड्स ऑन होवर, एक्सपेंड लेयर, ग्रुप ऑन क्लिक, शो होवर बॉन्ड्स फ्रॉम लेयर, ये इसके ऑप्शन है, इनको ऑन या ऑफ अपने कर सकते हैं, मतलब इसके बिहेवियर के लिए ये बेसिकली उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो सेटिंग्स आती है ना वो बेस्ट सेटिंग्स होती है फॉर ईजी यूज़, फॉर यूज़र एक्सपीरियंस या अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। आप वो चेंज तभी करना पड़ता है जब आपको वो चीज़ जो बाई डिफॉल्ट एक्शंस है वो आपके बीच में दिक्कत कर रहे हैं, कि आपको बार बार वो करना पड़ रहा है और एक ही काम आपको करना है बार बार और उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ से वो एक बार के लिए बाई डिफॉल्ट सेटिंग्स चेंज कर लो। ठीक है, देन अपने लेयर्स पे, ठीक है, तो लेयर्स एक बार मैं समझा देता हूँ फिर अपने टूल पे आएंगे। अब लेयर्स के अंदर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लेयर को आप फिल्टर कर सकते हो। अभी इसमें किस टाइप की लेयर है, ये 3 तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको ये निशान दिख रहा होगा, इस पर नहीं है और इस पर एक अलग सा आइकन दिख रहा है, उसका मतलब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉर्मल लेयर क्या होती है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि इस लेयर को आप जितना मर्जी स्केल डाउन कर लो, स्केल बड़ा कर लो, इसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर सेव रहेगी। अगर वो 10,000 पिक्सल की चीज़ है तो 10,000 पिक्सल रहेगी, चाहे आप यहाँ 100 बाई 100 पिक्सल का कर लो, अब उसको जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू उसके अंदर स्टोर है उतना स्केल कर सकते हो। ठीक है, प्लस एक चीज़ और कि अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे यहाँ डबल क्लिक करते हो तो उसको वो एक नई लेयर में ओपन कर देगा। अब देखो मैंने क्या किया, ये डबल क्लिक किया तो वो यहाँ नई उसी सेम फाइल को उसने अलग से खोल दिया। ठीक है, अगर इस फाइल के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूँ, ये मैंने मान लो ये किया और मैं कंट्रोल S कर दूँ, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं अगर सेव करके यहाँ आता हूँ तो देखो उसने क्या किया, तीनों में कैसे आया, नहीं तीनों में इसलिए आया कि लेयर थी ओनली ब्लू टारपोलिन शेड। अब ये ब्लू टारपोलिन शेड सिंगल लेयर थी, अब सिंगल लेयर को ही मैंने डुप्लीकेट किया था, ठीक है, और एक ही लेयर को मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में खोल के कुछ चेंजेस किए तो सारी जगह हो गई। समझ गए कि मान लो आपने कोई रेक्टेंगल लिया, ठीक है, या कोई एक ग्रुप, कोई एक चीज़ बनाई आपने, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब वो एक ऑब्जेक्ट आपको 4 जगह अलग अलग चाहिए। जैसे आपने एक बटन बनाया, सपोज करो कि आपने बटन बनाया था स्क्वायर, ठीक, और वो बटन आपने 4 जगह यूज़ कर दिया स्क्वायर बटन। अब आपको बाद में आपके क्लाइंट ने बोला कि स्क्वायर की जगह इसके कॉर्नर राउंड कर दो, तो अब सारी जगह जा के करोगे, उससे बढ़िया उसका अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया तब आप एक जगह जाके चेंज करो और सारी जगह हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो बता देता हूँ। ये देखो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैं फिर से कोई यहाँ पे लेयर लेके आता हूँ, जैसे सपोज करो मैं ये लेयर लेके आया, ठीक है, अब इस लेयर को मैंने एक यहाँ लगाया, फिर मैंने डुप्लीकेट, इसमें डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल जे से डुप्लीकेट होती है, देखो ये डुप्लीकेट होगी, ठीक है, मूव टूल दूँगा, इसको मैं इधर कर दूँगा, इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जे करूँगा और इनको मैं इधर ले आऊँगा। तो अभी ये मेरी चारों लेयर जो है वो सिलेक्ट हुई, इनको कंट्रोल डी किया, थोड़ा मैंने स्केल करके इनको मैं ये सेंटर में ले आया। ठीक है, अब ये 4 लेयर मेरी होगी। अब ये चारों क्या है कि एक ही लेयर को मैंने डुप्लीकेट किया हुआ है, कि ओरिजिनल चीज़ एक थी उसी को मैंने डुप्लीकेट किया है। देखो यहाँ नाम भी दिख रहे होंगे, ये ब्लू टारपोलिन शेड 1, ये मतलब नॉर्मल 0 या कुछ नहीं मिलेगा, फिर उसकी कॉपी 2, कॉपी 3, तो 4 लेयर एक ही चीज़ है। अगर मैं इनमें से किसी को भी, ऐसे नहीं है कि मैं फर्स्ट को जिस मर्जी को, मान लो मैं इसको लेयर 3 को सबसे या लेयर 2 को, अब लेयर 2 कौन सी अपनी
ये देखो ये वाली है लेयर ऑन या ऑफ अपने यहाँ से कर सकते हैं कि मान लो अपने 10 स्टिचें करी, अब अपने को इसको नहीं चाहिए, हाइड करके छोड़ दो, शायद बाद में काम आ जाए, तो इसके लिए अपने हाइड करके भी छोड़ सकते हैं। अगर कन्फर्म है नहीं आएगी काम तो आप डिलीट कर दो ताकि फाइल हैवी ना हो। तब मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये स्मार्ट, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे है, कोई भी इमेज जब आप इम्पोर्ट करो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही होगी, या बाहर से कोई चीज़ लेके आओगे तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगी। अगर आपने यहाँ क्रिएट की है कुछ, तो मान लो मैंने वही, जैसे अगर अपने बटन का एग्जांपल ले रहे हैं तो बटन बनाते हैं, तो मैंने ये एक बटन बनाया, ठीक है। अब इस बटन के ऊपर मान लो कुछ भी मैंने डिज़ाइन लगा दिया, ये येलो मैंने मान लो एक बार के लिए, जनरली ऐसा बटन होता नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और इसके ऊपर मान लो टेक्स्ट लिखा हुआ है बाय नाउ या शॉप नाउ कुछ भी, ठीक है। अब ये मेरा बटन है। अब ये देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ गई है, इसको एक बार छोड़ दिया। अब ये लेयर्स के अंदर ये जो मेरा बटन है यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रेक्टेंगल का आइकन, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये रेक्टेंगल शेप है, इसको अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जे से, तो ये रेक्टेंगल की कॉपी बनी, ठीक है। अगर मैं इस रेक्टेंगल को चेंज कर देता हूँ तो इसकी ये रही प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर मैंने इसके कॉर्नर राउंड कर दिए तो इधर हुए नहीं हुए, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको मैं यही छोड़ देता हूँ, इसको मैं करता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। पहले तो इसको क्या करेंगे, BU ऑन बटन, हमेशा ही अपने लेयर्स को नाम ले दे के चलेंगे, ठीक है। बटन BU बटन राइट। अब लेयर के रीनेम करने हमेशा ही बहुत जरूरी है, बटन लेफ्ट, ठीक है। विस्तार के लिए आपके जितने भी इनको अपने ग्रुप करके चलेंगे, ठीक है। ये हो गए अपने इमेजेस, ठीक है। अब बटन जो लेफ्ट है इसका मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के इसको मैंने कंट्रोल जे से डुप्लीकेट किया, इसको मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल जे किया और इसको लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस बटन लेफ्ट के स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ, ये डबल क्लिक किया। अब यहाँ आके मैंने मान लो इसका कलर, एक क्लाइंट ने बोला कि इसका कलर ये कर दो, ठीक है। फिर क्लाइंट ने बोला कि इसको थोड़ा कॉर्नर राउंड भी चाहिए, मेरे को स्क्वायर बटन नहीं चाहिए, ठीक है। और ये इसने कॉर्नर राउंड कर दिए, और ये करके अगर आप इधर आके देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो एक्शन हुआ नहीं क्योंकि अपनों ने सेव नहीं किया। तो इसको जैसे ही आप सेव करोगे कंट्रोल एस, तो इसने क्या किया, उस जहाँ जहाँ वो सेम वैल्यू यूज़ हुई थी सारी जगह चेंज कर दिया। तो जब आप मान लो UI बनाओगे या कुछ वैसा डिज़ाइन बना रहे हो, ये नहीं किया, किस लिए नहीं किया, क्योंकि अपनों ने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही कॉपी किया जाए, इसीलिए ताकि ये ना हो, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा था। और इसका नाम भी देखो बॉटम बटन राइट, बटन लेफ्ट को अपने ने 2 बार डुप्लीकेट किया था, उसके 3 ही लेयर थी, तीनों में हो गया चेंज। वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी थे, यहाँ पे निशान भी दिख रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, और इस पर देखो निशान भी नहीं दिख रहा। ये कन्फ्यूज़न रखने के लिए मैंने एक पेंडिंग छोड़ा था, समझ गए। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऐसे काम करते हैं कि अगर आपको एक ही चीज़ को मल्टीपल जगह यूज करना है और उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेके चलो, ठीक है। अब सेम चीज़, अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक और प्लस पॉइंट क्या है कि इसको आप किसी भी साइज़ पे स्केल कम कर दो एक बार के लिए, और फिर बड़ा करोगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू उतनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रहेगी, जो इसके अंदर है, उसके पिक्सल्स की क्वालिटी वगैरह सब उसमें स्टोर रहेगी। तो अब ये अपनी इमेजेस होगी, ये अपने बटन्स, ये सॉरी ये लेयर्स की ग्रुपिंग, ठीक है। इधर अपनों ने इमेजेस किया, इधर अपनों ने किया बटन, ठीक है।
अब इसकी ग्रुपिंग करने के दो तरीके थे, एक तो इमेजेस का अलग कर दिया मैंने, बटन का अलग कर दिया। सेकंड तरीका आपने क्या कर सकते थे, इसका और इसका एक ग्रुप कर सकते थे कि ये क्या था आपका, मान लो कि कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस हिसाब से वो ग्रुपिंग आपको देखनी है कि कल को किस हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि अब अपना ने ये कर दिया तो अब आपको ये अकेला उठाना पड़ जाए तो नहीं उठेगा, ठीक है, क्योंकि बटन अलग ग्रुप में है, वो अलग ग्रुप में है। तो अगर आप इसकी और इसकी ग्रुपिंग एक साथ करते, जैसे बटन लेफ्ट और तारपुलिन, आप देखो मैंने क्या किया, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, मैंने इस पर सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के मैंने इस पर सेलेक्ट किया, ये दोनों लेयर सेलेक्ट होगी, कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी करते ये आ गया इसमें। अब ये मान लो मैंने लिया जैसे एक बार के लिए आइटम 1, ठीक है, फिर इस पे सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के इस पे किया, तो उसमें अपने आप लेयर ढूंढ ली जहाँ मर्जी पड़ी हो। मैंने सिर्फ यहाँ सेलेक्ट किया है क्योंकि अपना ऑटो सेलेक्ट ऑन है, अगर ये ऑटो सेलेक्ट ऑन नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। कंट्रोल जी किया, इसको मैंने क्या कर दिया आइटम 2, देन मैं इस पे जाऊँगा और इस पे जाऊँगा, कंट्रोल जी आइटम 3। अब ये ग्रुपिंग आपको हर बार करनी है, मैं हर बार चेक करूँगा, ग्रुपिंग आपको भूलनी नहीं है कभी भी, क्योंकि धीरे धीरे जब अपने काम करने लगेंगे तो अपनी शायद लेयर्स कितनी बन जाएगी एक फाइल के अंदर, 100 लेयर, 1000 लेयर्स, तो वहाँ पे आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कि आपको कोई चेंजेस करना है तो कौन सी लेयर है, या कोई चीज़ डिलीट करनी है तो कौन सी लेयर है। ठीक है, आपके पास ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है, पर मान लो एक ही पार्ट के 10 लेयर है तो ऑटो सेलेक्ट की तुम कैसे कर लोगे, एक को करोगे, एक के नीचे कोई चीज़ दबी हुई है तो कैसे करोगे, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न आ सकते हैं। तो आप अब ये मैंने किया तो देखो इमेज वाला मेरा फोल्डर ही खाली हो गया, क्योंकि वो चीज़ें उसमें चली गई, तो इसको मैं हटा देता हूँ, उसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरे मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल आइटम्स, अब ये मेरे ऑल आइटम्स हो गए। ये मेरी लेयर मान लो मैंने कर दिया बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड का कलर वाइट है, वाइट को मान लो ब्लैक करना है, ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड हो गया, ये मेरे आइटम्स हो गए। अब बैकग्राउंड को अगर मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूँ तो अब आपको यहाँ से कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, इस पे जाओ, यहाँ पे आप इस बैकग्राउंड को आपको स्टैंड अलोन आपने अलग से खोल लिया। अब यहाँ पे आपको जो कलाकारी करनी है इसमें आप करते रहो, ठीक है। इसको आप सेव करोगे, आपके बैकग्राउंड में सेव मिलेगा। पर ये ऐसे नहीं है कि हर बार आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही बनाने हैं, ये तब बनाने हैं अगर आपको उस चीज़ को ऐसे सेपरेट रखना है जो मल्टीपल जगह यूज़ भी करना पड़ेगी। यही सेम बैकग्राउंड की आपने एक फिक्स बैकग्राउंड बना लिया, अब ये बैकग्राउंड आपने 10 अलग अलग फाइल्स है, सारी जगह सेम बैकग्राउंड यूज़ करना है, तब आपने ये बनाया। अब आप सेम बैकग्राउंड आपका मान लो एक और नई फाइल है, वहाँ पे ये सेम उठा के अपनी नेक्स्ट फाइल के अंदर ले जाओ, वहाँ आप यूज़ कर लो, वो भी अपने सीखेंगे। अब ये फाइल सेव नहीं है, और शुरू में बताना भूल गया, जब भी अपने कभी भी काम शुरू करेंगे से आपकी फाइल ब्लैंक है, सबसे पहले उसको सेव करो। अब सेव कहाँ करना है, आपको एक फोल्डर बनाना होगा, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि जैसे आपने बना लिया सीजी इन लर्निंग, ठीक है। लर्निंग के अंदर जैसे अपने सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप, ठीक है, फ़ोटोशॉप के अंदर फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फाइल नेम देंगे, जैसे मान लो सपोज करो क्लास 1 मैंने ये फाइल क्लास 1 के नाम से सेव कर दी। .php फोटोशॉप का एक्सटेंशन है, ये जो एक्स्ट्रा लेयर के लिए उनको एक बार के लिए ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ तक आपको लेयर्स क्लियर है। अब देखो एक चीज़ और देखते हैं अपने कि लेयर्स की जगह मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया। अब मैंने ये वाला जो मेरा आइटम 2 है और ये ग्रुप भी मेरी ग्रुप सेलेक्ट कर रहा है। अपने आइटम 2 जो है इसको मैंने इधर किया। अब इसमें लेयर वो वाली नीचे चलेगी, अपने को इस लेयर को नीचे करना है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसको लेयर को उठाया और देख रहे हो सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर देख रहे हो, इसको मैं सबसे नीचे ले जा रहा हूँ तो ये नीचे चलेगी। अब ये सबसे नीचे है आइटम 1,
क्या हुआ, वो आइटम 1 के अंदर चला गया आइटम 2। आपको इस ग्रुप से बाहर निकालना है तो अब देखो ये आ गया इससे, अभी भी इसके अंदर ही है, ये इसके इस लेयर के सामने दिख रहा है, इसके अंदर है ये। इस पर मैं अब ये लाइन देखो, आपकी जो ब्लू लाइन बन रही है वो इधर तक बन रही है, कहाँ तक, जहाँ ये आई है तो ये बाहर आया। अब ये लाइन देखो, ठीक है, अब ये अंदर गया, और यहाँ पे सिंगल लाइन है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ तो थोड़ा सा देखो फर्क दिख रहा है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट बड़ी है, तो ये बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको सबसे ऊपर लेके जाना है, सबसे ऊपर जहाँ भी आप ग्रुप को या किसी लेयर को, मान लो इस लेयर को आपको इस ग्रुप में डालना है, तो यहाँ से आप ऐसे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इसकी अरेंजमेंट होती है। फिर इसके अंदर एक चीज़ और, लेयर्स के अंदर अब काइंड, ये क्या दिखा रहा है, ये फिल्टर्स है। अब काइंड पे बड़ा तो सारी लेयर्स है, अगर आप यहाँ से कर लेते हो स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब आपके पास सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। बिना स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको कोई भी लेयर यहाँ पे शायद दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ काइंड, एक मिनट, अपने पास था ग्रुप था, अब यहाँ से अपने फिल्टर्स कर सकते हैं। अगर अपने पास इसमें टेक्स्ट भी होता, जैसे मान लो मैंने टेक्स्ट की लेयर लगा दी, ठीक है, तो मैंने एक और लेयर बना दी टेक्स्ट की, और अपने पास यहाँ से मैंने अच्छा, ये आप ये जो है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर लेयर्स बाय, इसके ऑप्शन यहाँ आएंगे, ठीक है। अब आपने काइंड किया हुआ, मतलब आप टाइप से इसको फिल्टर कर सकते हो। अब ये क्या है, पिक्सल लेयर, और ये एडजस्टमेंट लेयर, ये टेक्स्ट। अब टेक्स्ट पे क्लिक करते ही सारी टेक्स्ट लेयर मेरे पास आ गई, ठीक है। और अब ये मतलब टेक्स्ट और शेप दोनों सेलेक्टेड है, तो इधर शेप भी आ गई, टेक्स्ट हटा दूँगा तो ओनली शेप बच गई। यही अपने पास ये ऑप्शन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गए। ये ऑप्शन है एडजस्टमेंट लेयर का। अब एडजस्टमेंट लेयर इसमें कोई लगी हुई नहीं है, इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज, देखो इमेज पे सेलेक्ट किया, इमेज भी है, फिर भी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसको अपनों ने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रखा है। अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, नॉर्मल लेयर होती, तो वो, अभी इसको मैं जैसे कर देता हूँ रेस्टाइज लेयर, ठीक है। अब अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ गई इमेज, कौन सी, ये वाली। मैंने गलती से बटन को कर दिया था, वो बटन अब शेप नहीं, ना तो वो रहा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ना वो रहा शेप रेक्टेंगल, अब वो बन गया इमेज, मतलब अब वो बन गया बिट मैप। अब वो वेक्टर नहीं रहा, ये सारे वेक्टर हैं और ये वेक्टर नहीं है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आ रहा, वो क्लीन लेयर है, मतलब वो पिक्सल है, उसमें पिक्सल लेयर बोल लो या बिटमैप लेयर बोल लो। जूम करके देखें तो इसके पिक्सल्स अभी भी शार्प दिख रहे हैं, क्योंकि अपनों ने उसका स्केल ही नहीं चेंज किया, ठीक है। अगर अपने इसको स्केल चेंज करते हैं, अगर मैं मान लो इसको स्केल बड़ा करता हूँ,
क्योंकि ओरिजिनल पिक्सल भी पड़ा है तो आप जूम कर लो, क्योंकि आपको रेंडर वो ओरिजिनल पिक्सल ही हो जाए। ठीक है, अब अगर अपने यहाँ से इसको फिल्टर को ऑफ कर देते हैं तो अब सारी लेयर वो दिख रही है। और यहाँ पे आपको अगर काइंड की जगह कुछ और फिल्टर चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है, तो आप नेम से भी फिल्टर कर सकते हो कि आपको मान लो बटन DU है सर्च करके, ठीक है, या आपने फाइल नेम से आपने फिल्टर सर्च करने हैं। जैसे कई बार मान लो आप अब लेयर्स का नाम आप देते जा रहे हो, अब आपने मान लो बनाया टायर, अब एक फाइल के अंदर 10 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियों में सारों के टायर आपको सेलेक्ट करने हैं। या मान लो आपने पूरी वेबसाइट की UI बना दी और सारे बटन सेलेक्ट करने हैं, बटन नाम भी दिया हुआ आपने, तो यहाँ से आप बटन दे दो नाम, ठीक है। या कुछ और मान लो लोगो, मान लो 10 लोगो यूज़ हुए हैं, आप लोगो सर्च करो, आपके सारे लोगो एक साथ फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट देखना, मोड देखना, जो भी है, यहाँ से आप अलग अलग चीज़ें फिल्टर कर सकते हो। देन अपने जाते हैं, अब ये ऑप्शन, बाकी नीचे के जो ऑप्शन है वो तभी सिलेक्ट होंगे जब अपने कोई लेयर सेलेक्ट हो। अब मान लो मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर रखी है, अब यहाँ पे ये इसके क्या दिखा रहा है, ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडिंग मोड्स कि इसको कैसे ब्लेंड करना है। मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट करी हुई है, यहाँ पे मैं नॉर्मल की जगह डिज़ोल्व कर देता हूँ तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। डिज़ोल्व में कुछ भी आपको इफेक्ट इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर कॉर्नर को अगर जूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा अगर ये टेक्स्ट पे करते हो तो आपको ज़्यादा थोड़ा इफेक्ट इसमें दिखेगा। ये डिज़ोल्व किया तो देखो उसने क्या कर दिया, तो उसके पिक्सल्स को डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। जनरली ये यूज़ अपने करेंगे नहीं, कई बार ऐसा थोड़ा सा इफेक्ट, इस टाइप का इफेक्ट बनाना पड़ गया आपको, तभी आप यूज़ करोगे, वरना डिज़ोल्व मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। फिर डार्कन, वो डार्क कर देगा, मल्टीप्लाई कर रहे आपको क्या है कि पीछे ब्लैक इमेज है तो पता नहीं चल रहा, अगर अपने पीछे कोई और इमेज लेके आते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इमेज लाने को मेरे को, देखो ये मेरी इमेज है। अब मैं इसको करता हूँ ब्लेंड। डिज़ोल्व पे क्या हुआ, उसने सिर्फ साइडों से जो एजिज है उसको थोड़ा पिक्सल से मर्ज कर दिए, ठीक है। डार्कन पे उसने इफेक्ट चेंज किया, मल्टीप्लाई पे उसने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कलर बर्न पे उसने कलर बर्न के हिसाब से उसको ब्लेंड किया, लीनियर कलर। तो ये सारे अलग अलग लाइटन, स्क्रीन, कलर डोज, ओवरले, ठीक है, ये सारे जो ब्लेंडिंग मोड्स है वो अपने को यहाँ मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में ब्लेंडिंग मोड पर अपनी बाद में अलग से क्लास भी होगी, क्योंकि काफ़ी जब अपने मैट पेंटिंग सीखेंगे। फिर यहाँ पे इसकी ओपेसिटी है कि आपको इस इमेज की ओपेसिटी कम करनी पड़ जाएगी, इमेज की नहीं लेयर की, ये पूरा काम हो रहा है लेयर के ऊपर, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कुछ भी है, यहाँ से अपने उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें परसेंटेज चलते हैं विजिबिलिटी पे, कि 15% है तो 15% विजिबिलिटी, 100% है तो 100% विजिबिलिटी, ठीक है। देन उसका फिल और ओपेसिटी में इमेज पे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, ज़्यादा फर्क समझ नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे अपने पुराने वाली फाइल में जाता हूँ और अब इसमें ये था अपना एक वेक्टर, अब इसमें फिल लगा हुआ भी है, ये देखो, और स्ट्रोक भी लगी हुई है, ठीक है। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और इन दोनों डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मैं ओपेसिटी डाउन करता हूँ। ओपेसिटी क्या करेगी, पूरी लेयर को ही गायब कर देगी अगर 0 कर दिया तो, या उसके ओपेसिटी जो है अगर इस पर पूरे पे चल रही है। पर अगर मैं फिल चेंज करूँ तो क्या हो रहा है कि आपने जो फिल लगाया हुआ है, क्योंकि वो वेक्टर है, वेक्टर के अंदर फिल की प्रॉपर्टी है, तो वो सिर्फ फिल पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसे ज़रूरत पड़ती है ना अपने को कि जैसे आपने टेक्स्ट लिया तो उस पर इफेक्ट भी बहुत सारे लगा रखे हैं,
पर अपने को सिर्फ फिल उसका कम करना है, तो यहाँ से आप उसकी फिल की प्रॉपर्टी कम कर सकते हो। फिर ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और है। क्या ऑप्शंस है? लॉक पोजीशन, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करके लॉक पोजीशन कर देता हूँ तो इसने इसकी पोजीशन लॉक कर दिया, मैं देखो उसको मूव भी नहीं कर सकता, तो उस लेयर को उसने लॉक कर दिया बेसिकली, ठीक है। अनलॉक करना है तो मैं डबल क्लिक कर दूँगा, डबल क्लिक करते ही अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने पास क्या ऑप्शन है? प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आउटपुट एंड फ्रेम। अभी अपने फ्रेम उसमें आउटपुट में नहीं है, पर ये क्या है कि उसको मतलब कि लॉक कर देगा, ये आउटपुट के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये उसकी पोजीशन लॉक होगी और ये सीधा ही पूरा ही लॉक कर देगा, इससे पूरी लेयर ही लॉक होगी, इस पर कुछ भी आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। उससे सिर्फ उसकी पोजीशन लॉक हुई थी। कई बार ऐसे होता है ना कि आपको उसको एडिट करना पड़ सकता है, पर पोजीशन नहीं देगी उसकी, कि लोगो आपने फिक्स कर दिया कि लोगो तो यहीं रहेगा, अब लोगों को भी वाइट करना पड़ सकता है, ब्लैक करना पड़ सकता है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये फिर मैंने बताई दिया, इस लेयर को ऊपर नीचे मैं यहाँ से कर सकते हैं। जो ये नीचे के ऑप्शंस है इसमें से ये मैं बाद में बताऊँगा, मास्किंग बाद में बताऊँगा, ये सारे मैं बाद में बताऊँगा, सिर्फ ये लास्ट दो बता रहा हूँ। ये काम आते हैं लेयर को डिलीट करने के लिए। डिलीट क्या होगा? जो सिलेक्टेड लेयर है, इस लेयर को मैंने अगर क्लिक कर दिया डिलीट पे तो ये डिलीट हो गया। ये वापस से पूछ रहे डिलीट करनी है ना, मैंने बोला यस, या आप डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो बटन है ये है नई लेयर बनाने का, क्रिएट ए न्यू लेयर। ये क्रिएट ए न्यू ब्लैक लेयर बनाएगा। बेसिकली एक उसने खाली स्पेस दे दिया आपको एक और, अब इसके ऊपर आप कोई ब्रश कर लो, कुछ भी कर लो, आपको एक ब्लैंक लेयर मिल गई है, ठीक है। ब्लैंक लेयर का एक शॉर्टकट भी होता है Ctrl+Shift+N, ठीक है। Ctrl+Shift+N दबाते ही आपके पास ये ऑप्शन आएगा, पूछेगा लेयर का नाम देना है या नहीं देना, कोई कलर लगाना है नहीं लगाना, ठीक है। मोड कोई उसको आपको सीधे मल्टीप्लाई पे करनी है कि क्या करनी है, मतलब यहाँ से पहले ही आप उसके ऑप्शन चेंज करना चाहते तो कर सकते हो, जनरली आप सीधा ही ओके कर दो तो आपकी ब्लैंक लेयर बनती है, ठीक है। अब आपको मैंने ये सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये जो बच्चे हुए हैं ये अपने बाद में आके कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें मूव टूल, मूव के बाद में रेक्टेंगल टूल, अब ये मार्केट टूल का काम क्या होता है? सिलेक्शन बनाना। जैसे मान लो मैंने ये सिलेक्शन बनाया, ठीक है, फिर ये सिलेक्शन बनाया, ये सिलेक्शन बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब ये इसके अंदर ऐड ऑन कैसे होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे सिंगल सिलेक्टेड है, यहाँ पे मल्टीपल, और उसमें ऐड करने का ऐड टू सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर करके ये ऐड होते रहेंगे। ये उसमें से लेस करने के ऑप्शन है कि आप वो सिलेक्शन को थोड़ा लेस करना है। अब ये किसके हिसाब से हो रहा है? रेक्टेंगल के हिसाब से। और ये जो है ये वही चीज़ है कि आप अब इन दोनों का जो कॉमन एरिया है उतना रह जाएगा, बाकी हट जाएगा। फैदर ये इसको ये 0 फैदर है, इसको अगर मैं 10 पिक्सल कर लेता हूँ तो ये 10 पिक्सल का फैदर लेके चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फैदर आपको दिखेगा नहीं, जब आप इस पर कोई एक्शन लोगे तब आपको समझ आएगा वो, ठीक है। फैदर को अपने बाई डिफ़ॉल्ट इन सिलेक्शन में 0 रखते होते हैं, ठीक है। फिर अपने इसी के सेकंड इसके अंदर है इलिप्स टूल। अगर आपको सर्कल से सिलेक्शंस बनाने हैं, अगर वो सिलेक्टेड है फर्स्ट वाला तो सिंगल ही बन रहा है, अगर ये वाला सिलेक्ट होता तो उसके अंदर ऐड ऑन होते रहते हैं। देन अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये सिलेक्शन ब्रश टूल, ठीक है। अब सिलेक्शन ब्रश टूल से मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब इस पर अपने कोई एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ एक बार के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको एक्शन बाद में लेंगे, ठीक है। अब Ctrl+J से क्या हो रहा था? लेयर कॉपी हो रही थी, डुप्लीकेट हो रही थी, और वो डुप्लीकेट होती है जब कोई लेयर आपने सेलेक्ट करी होती है। मान लो इस बैकग्राउंड का मैंने सिलेक्शन बनाया है, जब आपने सिलेक्शन बनाया होता है ना तो फिर डुप्लीकेट नहीं होती, फिर क्या होता है उस सिलेक्शन को वो डुप्लीकेट करता है, ना कि उस पूरी लेयर को। अगर अब मैं Ctrl+J प्रेस करता हूँ तो इसने क्या किया, जितना मैंने सिलेक्शन बनाया था ये लेयर बैकग्राउंड वाली ऑफ करता हूँ उतना उसने कॉपी कर दिया, समझ गए। ये सिलेक्शन इसलिए काम आते हैं कि आपने ये सर्कल बनाया, Ctrl+J किया। अब ये Ctrl+J इस लेयर पे करूँगा तो यहाँ तो कोई पिक्सल ही नहीं है, पर मैं बैकग्राउंड वाली लेयर पे करूँगा क्योंकि उसमें है प्रॉपर्टीज, जहाँ सिलेक्शन आया वहाँ पे
कंट्रोल जे किया, ये देखो। तो ये काम कब करेगा, जब उस लेयर में जहाँ आपने सिलेक्शन बनाया है वहाँ पिक्सल होंगे पिछली, ठीक है। फिर इसके अंदर ये सिलेक्शन ब्रश टूल, ये लासो टूल, ये फ्री हैंड है, ये मैंने सिलेक्शन बनाया, इसको कंट्रोल जे करूँगा, इसको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ये इसने बना दिया, इसका कंट्रोल जे करके, ठीक है। फिर मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसमें लासो के बाद में पॉलीगन लासो टूल, ठीक है, थोड़ा आगे हो गया, ठीक है। पॉलीगन लासो टूल एकदम स्ट्रेट कट टू कट चलेगा, कि क्लिक किया स्ट्रेट, क्लिक किया स्ट्रेट, क्लिक किया स्ट्रेट, शिफ्ट दबा लेंगे तो वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हो, डबल क्लिक करोगे तो वो अपने आप फर्स्ट पॉइंट के साथ जाके मिल जाएगा। डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, ठीक है। डी सिलेक्ट को मतलब हटाने के लिए डी सिलेक्ट होता है, डी सिलेक्ट डी से डी, ठीक है। तो शॉर्टकट याद रह जाएगा, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डी सिलेक्ट हो गया अपना। देन इसके बाद में होता है मैग्नेटिक लासो टूल, मैग्नेट मतलब मैग्नेट की तरह चलेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये पिक्सल शुरू किया अपना सिलेक्शन, और मैं इसको इसके पास देखो लेफ़्ट राइट जाने पे भी वो अपने आप पिक्सल चिपक रहा है। बाई चांस वो ऐसे गलत चला भी जाए तो अपने बैक स्पेस करके उसको पिक्सल को हटा सकते हैं। ये चीज़ याद रखना कि बाई चांस कुछ भी गलत हो जाए वापस, ये चीज़ किस में, जब आप मैग्नेट वाला सिलेक्शन बना रहे हो, ठीक है। तो आप बैक स्पेस दबा के कुछ भी और प्रेस नहीं करना, ओनली कीबोर्ड का बैक स्पेस, यहाँ से आप एक एक 1 बाई 1 बैक जा सकते हो। अब आप यहाँ से करो, देखो मैंने ये जो स्पेस बार है अपना कीबोर्ड का सबसे बड़े वाला बटन, ये मैंने सेलेक्ट किया तो इसने मेरे को ये हैंड टूल दे दिया। मैं इसको अब अपना जो मेन टूल सेलेक्टेड था वो रुक गया है, और आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप माउस का व्हील अप डाउन करते हो तो ये सीधा ऐसे स्केल होता रहेगा, ठीक है। पर आप ऊपर नीचे तो माउस से के व्हील से स्केल हो ये मतलब कि मूव हो जाएगा, पर लेफ़्ट राइट माउस के व्हील से होगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्पेस दबा सकते हो, ठीक है। या आपको जूम करना है, मान लो अब यहाँ पे जूम करना है तो अपने कैसे करेंगे, अपने कंट्रोल के साथ जब अपने माउस व्हील को घुमाएंगे तो अपना, अब होल्ड के साथ भी अलग काम करता है, शिफ्ट के साथ अलग काम करेगा, और कंट्रोल के साथ अलग काम करेगा। अब ये मेरे वाले में मतलब मैक के अंदर थोड़े शॉर्टकट अलग है, तो ये आप जब विंडोज़ पे बैठोगे तो वहाँ एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि शिफ्ट के साथ, अब देखो मैंने शिफ्ट से किया तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल के साथ, अगर मैं ओल्ड के साथ कर रहा हूँ तो ऐसे जा रहा है, और अगर मैं कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट राइट जा रहा है। अब ये एक्स्ट्रा गलत हो गया तो मैं बैक स्पेस से इसको बैक स्पेस दबाता रहूँगा जब तक ये नॉर्मल नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा स्पीड से मूव कर लेता हूँ, तो ये अपने आप क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह पिक्सल्स डिटेक्ट कर रहा है कि पिक्सल्स के अंदर वो डिफरेंस डिटेक्ट कर रहा है, एंड उसके हिसाब से सिलेक्शन बनाई जा रहा है। मैं ऐसे इसको थोड़ा सा फास्ट मूव कर लेता हूँ, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। इसको और प्रिसाइज करने के लिए आपको उसके थोड़ा पास मैं थोड़ा फास्ट ले गया तो उसमें बीच में से पिक्सल छोड़ दिए, वरना आपको थोड़ा ऐसे, अब कई बार ऐसे भी होता है कि आप यहाँ ले गए और उसमें वो यहाँ चिपका नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो। अब आपने बैक स्पेस किया कि मेरे को तो यहाँ चाहिए पिक्सल, तो मैंने क्लिक 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 क्लिक, कई बार वो डिटेक्ट नहीं कर रहा हो तो आप कस्टम क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इधर गया, तो इसने यहाँ अगर ख़राब कर दिया है तो मैं बैक स्पेस दबाऊँगा, यहाँ मैं फिर से क्लिक करूँगा, तो ऐसे करके अपने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ये पूरा बन गया। कंट्रोल जे करूँगा तो इसकी कॉपी बन गई। वो कॉपी तभी बनेगी जब लेयर सेलेक्टेड होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये नए जब आप शुरुआत करोगे आपको काफ़ी कंफ्यूजन होने वाला है इसमें। देन इसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक बार के लिए मैं ये वाली लेयर्स हटा देता हूँ अभी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ये आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर पे काम करता है कि आपके पास कितना हैवी सिस्टम है।
तो उसके हिसाब से ये डिटेक्शन फास्ट हो जाती है। अगर आपका फाइल बहुत बड़ी है तो ये शायद टाइम भी ले सकता है या आपके सिस्टम को हैंग भी कर सकता है। तो इसने डिटेक्ट कर लिया टेबल को, गमले को, इस पर क्लिक की करना है, सीधा क्लिक किया, इसने बना दिया सिलेक्शन, कंट्रोल जे किया। अगर वो उससे मेरे को कितना टाइम लगा था, इससे मेरे को कुछ भी टाइम नहीं लगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद वो क्विक सिलेक्शन टूल है। अब क्विक सिलेक्शन के अंदर क्या करता है, ये काम करता है ब्रश के साइज़ के हिसाब से। अब इसमें ब्रश का साइज़ अपना 10 पिक्सल का है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा क्योंकि 10 पिक्सल इसके लिए बहुत छोटे हो गए। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ ब्रश का, जो कि यहाँ से होगा। ठीक है। अभी भी नहीं दिख रहे, विजिबल क्यों नहीं होगा? तो ब्रश के अंदर दिखेगा, सिलेक्शन में दिख नहीं रहा। ठीक है। तो ये जो अपना ब्रश है क्विक सिलेक्शन टूल, इसका जो साइज़ है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इस साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए या ब्रश का किसी भी, यहाँ पे जब भी ब्रश का साइज़ या किसी भी इस टाइप के बेसिकली ब्रश का ही साइज़ है, उसके एरिया का साइज़, इसको साइज़ को यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। कीबोर्ड के जो ये बटन होते हैं, पी के बाद वाले ब्रैकेट्स, जो बड़े ब्रैकेट्स होते हैं, इनसे भी आप लेफ़्ट वाले ब्रैकेट से साइज़ छोटा कर सकते हो, राइट वाले से साइज़ बड़ा कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने इसको, ये देखो, ये मैंने जहाँ जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ ऑटो डिटेक्ट कर रहा है पिक्सल्स को। जिस टाइप के पिक्सल्स के ऊपर ब्रश चला रहा हूँ उस टाइप के पिक्सल्स को ये डिटेक्ट कर रहा है। और जहाँ इसको कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, कॉन्ट्रास्ट पता है ना कि डिफरेंस उसको जब मिल रहा है वहाँ से ये रोक दे रहा है। अब इसको मैं कंट्रोल जे करूँगा, इसने इसको ये बना दिया। पर अगर आप देखो तो ये जब उसने ऑटो डिटेक्ट किया था तो कितना परफेक्ट किया था उसने। ठीक है। फिर इसके अंदर ये एक और ऑप्शन है, मैजिक वेंट टूल। मैजिक वेंट चलता है टॉलरेंस पे। टॉलरेंस होती है जहाँ भी आप क्लिक करोगे उसके कलर की टॉलरेंस। यहाँ मैंने क्लिक किया तो उसने उसके 32 टाइप के पिक्सल्स, क्योंकि 32 टॉलरेंस है, उसने 32 टाइप के पिक्सल्स डिटेक्ट किए। देन उसके बाद में अगर मैं टॉलरेंस को 5 कर देता हूँ तो वो 5 टाइप के पिक्सल्स डिटेक्ट करेगा। अब ऐड वाला क्लिक का तो मैं क्लिक 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 करता रहूँगा तो वो ऐड करता रहेगा। ठीक है। कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर क्रॉप टूल। क्रॉप टूल काम आता है कि आपको मान लो ये इमेज इतनी चाहिए तो यहाँ तक किया और इंटर प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पे ऊपर ये दिखाई रहा कि यस करना है, नो करना है और रीसेट करना है। तो अगर नहीं करना तो गलती से हो जाए तो स्केप दबा दो, यस करना है तो ओके कर दो या इंटर दबा दो। ठीक है। फिर ये वाला टूल अपने बाद में सीखेंगे। ठीक है। ये है अपना क्लिपिंग मास्क टूल। फिर ड्रॉप टूल का यहाँ पे कोई काम है नहीं क्योंकि कलर आप सीधा यहाँ से सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है। तो ड्रॉप टूल बेसिकली इस फाइल में से कोई भी आपको कलर चाहिए, मान लो ये कलर चाहिए तो इसने ये कलर यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया। उसके बाद में आता है अपना स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या है, इस भी स्पॉट को हील करना। अब मान लो मैं साइज़ थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है। अब ये देखो, ये जो एरिया दिख रहा है, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होता है तो ये दिखाई नहीं देगा। देखो कैप्स लॉक ऑन होते ही दिखाई नहीं दे रहा, मैंने वापस कैप्स लॉक प्रेस किया, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मान लो ये स्पॉट है, ये मैंने क्लिक किया तो इसने हटा दिया। अगर मैं इसको इतने बड़े को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरे को ही स्पॉट समझ के हटा देगा, जैसे किसी का पिंपल हटाना है। और इसे थोड़ा सा, अब ये करता क्या है, आसपास से पिक्सल उठा के मर्ज करता है। ठीक है। तो कंट्रोल जेड कर दो, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। रिमूव टूल भी वही, रिमूव के अगर इसको पूरे को रिमूव करना है तो ये रिमूव कर देगा। ठीक है। अभी इसमें ये जनरेटिव फील्ड ऑफ किया हुआ है तो आपके नॉर्मल की तरह ही, अगर आपके पास पेड खरीदा हुआ है तो आप जनरेटिव फील्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद में हीलिंग ब्रश टूल। इन सारों का काम सेम ही है। हीलिंग ब्रश टूल का भी काम यही है। अब ये इमेज अपने पास कोई और होती है, जैसे अपने कल प्रैक्टिस कर रहे थे,
अब ये हीलिंग ब्रश टूल है मेरे पास, तो हीलिंग ब्रश टूल क्या करेगा, अपने को इसको हीलिंग ब्रश टूल को होल्ड दबा के थोड़ी वो देनी पड़ती है। अगर आप इसके ऊपर भी रखोगे ना, किसी भी टूल के ऊपर अगर आप माउस को थोड़ी देर रखते हो तो ये अपने आप आपको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है, कि इसका काम क्या है। और जैसे यहाँ पे मेरे को ये छत में से लाइटिंग हटानी है तो मैं ओल्ट दबा के यहाँ प्रेस किया और ओल्ट को यहाँ ला के छोड़ दिया, वो वहाँ से उसके अकॉर्डिंगली इसको हील कर रहा है। ये देखो, एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी सर, हाँ भेजता हूँ। ठीक है, स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल मतलब रेफरेंस लेके, फिर पेज टूल का काम होता है जैसे इस वाले पेज पे आपको यहाँ का कुछ आइटम चाहिए तो फिर आप कंट्रोल डी करते हो, ठीक है। ये सेम चीज़ जैसे एक चीज़ और करें कि मान लो ये लाइट है आपको यहाँ भी, और ये लाइट जो बुझी हुई लाइट है उसको मान लो आपको लाइट ऑन करनी है, ठीक है। यहाँ गए, इस लाइट को लाए, कंट्रोल डी, यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, यहाँ लाए, कंट्रोल डी। समझ लो तो आप मतलब कि एक पैच बना के उसके अंदर कहीं से भी आप ऑब्जेक्ट उठा के उसके साथ वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है मर्ज करने की, पर आप दिन में रात की चीज़ ले आओगे तो वो इतना नहीं कर पाएगा, जैसे कि इसको वहाँ कैसे एडजस्ट करता है, यहाँ उसने इजीली कर दिया, ठीक है। देन कंटेंट अवेयर मूव टूल, इसका काम क्या होता है कि इस लाइट को उठा के आपको यहाँ करनी है, दूसरी जगह मूव करनी है, तो ये यहाँ से उसने हटा दिया और यहाँ उसने मूव कर दिया। सेम चीज़ मान लो मेरे को ये जो पूरा पक्षी है इसको उठा के यहाँ मूव करना है, तो उसमें क्योंकि अब उन्होंने इसको काम ही ऐसा दिया था इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो ये फेल हो गया। तो वो चीज़ें अब आपको भी देखनी है। अब ये चीज़ें आप जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो ना, आपको समझ आ जाएगा कि इसकी लिमिटेशन कितनी है, कि कितनी चीज़ें इसमें पॉसिबल है और कितनी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है उसका कोई और सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देन अपने आते हैं ब्रश टूल पे। अब पेंसिल टूल तो नॉर्मल पेंसिल की तरह है, पेंसिल आपको पतली चाहिए, किस साइज़ की पेंसिल चाहिए, ये पेंसिल की तरह चलेगी, ठीक है। ब्रश टूल के अंदर यहाँ पे आप पेंसिल की जगह ब्रश ले लो। अब ब्रश ये चल रहा है, ब्रश की हार्डनेस कम करनी है तो हार्डनेस कम कर दो, मतलब ये सॉफ्ट हो गया, मेकअप ब्रश की तरह चलेगा, ठीक है। यहीं से आप ब्लेंड मोड भी इसी तरह की, मल्टीप्लाई मेरा ब्रश चले तो मल्टीप्लाई होके ही चले, जो भी मतलब आप इसके ब्लेंड मोड पहले ही कर सकते हो। ओपेसिटी की आपको 100% ब्रश नहीं चलाना, आपको 50% ओपेसिटी पे चलाना है, फ्लो उसका कम करना है, स्मूथनिंग, ये सब कुछ यहाँ से अपने ब्रश की चेंज कर सकते हैं कि वो कितना स्मूथ चले। अब स्मूथ मैं 100% कर दूँगा तो मेरे को मेरा जो मैंने देख रहे हो माउस तो आगे ले गया और ये मेरे पीछे पीछे माउस के पीछे पीछे चल रहा है कि वो स्मूथ करने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ छोटे साइज को, कि मैंने ये देखो इतना मैंने प्रेस कर दिया, या मान लो इसके हार्डनेस में साइज़ में हार्डनेस में हार्ड करता हूँ एंड मैं जैसे बनाता हूँ कुछ, अगर वो कितना स्मूथ आ रहा है। यही अगर मैं स्मूथनेस 0 कर देता और इधर मैं स्मूथनेस 0 करके बनाता हूँ, सेम ही स्टाइल से माउस चलाया है मैंने, समझ गए कि अगर आप चाहते हो कि एकदम रो चले जैसा आपके हाथ की मूवमेंट है तो वो ऐसे, और ज़्यादा स्मूथ चाहिए, या आप चाहते हो कि यार इतना भी ना हो, थोड़ा थोड़ा स्मूथ होके चले, तो आप थोड़ा कम कर लो, तो आप इसको 20-30% रख लो।
अब आपका थोड़ा थोड़ा ये स्मूथनेस कि आपके हाथ की मूवमेंट को देखो। अब सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब सर्कल तो पूरा नहीं बन पा रहा क्योंकि मेरा हाथ इस पर सही चल नहीं रहा, और फिर भी ये उसकी एजिस को ख़राब नहीं कर रहा। कंट्रोल जेड, ठीक है। देन क्लोन स्टैम्प टूल। अब क्लोन स्टैम्प टूल के लिए आपको पहले रेफरेंस देना पड़ता है ओल्ट दबा के। अभी ओल्ट से मैंने जैसे मान लो सपोज किया मैंने रेफरेंस दिया इसका ओल्ट दबा के। अब यहाँ मैंने ओल्ट दबाया है, देखो अभी क्या है कुछ भी नहीं है, ओल्ट प्रेस किया ये निशान कन्वर्ट हुआ, माउस से मैंने लेफ़्ट क्लिक किया इस पर, ठीक है। अब लेफ़्ट क्लिक करने के बाद में मैं माउस को जितनी दूर, जैसे मेरे को यहाँ से ड्राइंग शुरू करनी है उसकी क्लोनिंग, तो मैं यहाँ ला के अब मैं ओल्ट को रिलीज़ कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ओल्ट दबा ही रखा है, अब मैंने ओल्ट को यहाँ रिलीज़ किया तो इसने इतनी डिस्टेंस जो इस ऑब्जेक्ट के और इस माउस लेके गए उसके बीच की डिस्टेंस को काउंट कर लिया कि अब ये इतनी दूर तक उसकी डिस्टेंस को करेगा। अब यहाँ से मैं क्लिक करके जब शुरू कर रहा हूँ तो ये देखो ये डिस्टेंस आ रही है। ये अगर मैं यहीं छोड़ देता तो जहाँ भी छोड़ता वहाँ से उसकी वो चीज़ें शुरू कर लेता डिस्टेंस। ये देखो ठीक है, तो ये होगी क्लोनिंग। देन पैटर्न स्टैम्प टूल। अब पैटर्न स्टैम्प टूल मान लो ये जो मेरा, मान लो मैंने एक सिलेक्शन बनाया होता, अभी मैं पेन टूल से सिलेक्शन बना रहा हूँ एक बार के लिए। अब ये चीज़ें काम ऐसे आती है, जैसे मान लो मैंने बनाया ये सिलेक्शन, ठीक है। अब मैंने लिया पैटर्न स्टैम्प टूल और मैंने ये पत्तियों वाला पैटर्न लिया, ब्रश का साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, तो मैंने एक मिनट मैं यहाँ पे एक नई लेयर भी बना लेता हूँ। ये मैंने इसमें पैटर्न डाल दिया, अब ये पैटर्न आया नई लेयर पे, ठीक है। अब मैं इस लेयर को अगर मैं मल्टीप्लाई वगैरह करता हूँ, इसके ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ, तो ये उसके साथ ब्लेंड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में हिस्ट्री ब्रश टूल। अब हिस्ट्री ब्रश टूल का काम क्या होता है, बैकग्राउंड पे गया, यहाँ पे अपने पंगे ले लिए थे, कंट्रोल जेड कर नहीं सकते अब, ठीक है। कंट्रोल जेड चलो आप कर भी सकते हो, और इमेज के अंदर अब आपने बहुत सारा और काम कर लिया तो वो सारा काम भी आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री ब्रश टूल कई बार काम आता है कि आपने किसी का फेस पे मान लो कोई टचिंग कर रहे थे आपने पिंपल्स हटाने थे और गलती से आपसे उसके कान का ईयरिंग या कोई नोज पिन ऐसी चीज़ रिमूव होगी, तो आप जाओ हिस्ट्री ब्रश टूल लो और उतना सा आप उसको रिस्टोर कर दो, समझ रहे हो। जैसे मेरे को ये आनी चाहिए था, ये रिस्टोर हो गया। जैसे यहाँ पे लाइट थी वो गलती से डिलीट हो गई थी मेरे से, लाइटें वापस चाहिए थी, ये ले आया मैं, और ये काम करेगा सिर्फ इमेजेस पे, ठीक है। देन उसके बाद में आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल उसको मतलब कि बिगाड़ ही देगा बेसिकली, मैट वो ऑयल पेंट की तरह इसको कन्वर्ट कर देगा। ये कुछ जगह अगर आप आर्ट बना रहे हो तो काम आ भी जाते हैं, जैसे इस पानी में मान लो आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखाना था, आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आता है इरेजर टूल। अब इरेजर टूल का काम क्या है, तो ये अपना बनाया था, यहाँ से मेरे को इसको इरेज का भी साइज़ आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो इसमें, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया। अब बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट करके इरेज करता हूँ तो ये अभी करने नहीं देगा, एक एरर देगा, क्या देगा, नहीं उसने बैकग्राउंड वाली इमेज को क्या किया, उसने कलर फिल कर दिया इरेज करने पे, ऑटोमेटिकली उसने कलर फिल कर दिया। पर अगर ये अनलॉक होती तो इसको ये ट्रांसपेरेंट कर देता, ठीक है। पर अपने इरेज़र यूज़ नहीं करेंगे, इरेज़र की जगह पे मास्किंग यूज़ किया करेंगे। ये बैकग्राउंड इरेज़र टूल और ये सारे मतलब इनके यूज़ अपने करेंगे। हाँ, ये ज़रूर आपके जो मैजिक इरेज़र टूल है ये काफ़ी बार काम आ सकता है। जैसे मान लो आपने ये जो अपनी तिरपाल तारपुलिन वाली इमेज थी ना, जैसे मान लो मैं ये इमेज लेके आया, मेरे को इसमें से ये वाला बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर किया। अब यहाँ से मैं इसकी टॉलरेंस 5 है, टॉलरेंस 5 की जगह अगर मैं मान
लो कर देता हूँ 50, इसमें एक बार में कर दिया कि उसको सेम कलर के वो टॉलरेंस का मतलब समझ लेना कि पिक्सल के कलर के वो वेरिएशन काउंट कर रहा है। उसके बाद में आते हैं अपने ग्रेडियंट टूल पे। अब अपनों ने ये मान लो अपनों ने एक इमेज बना ली, अब अपने को इसके ऊपर एक ग्रेडियंट लगाना है। अपने क्या करेंगे, एक नई लेयर लेंगे यहाँ से, या वही कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते ही आपके पास ये कॉलम पूछेगा, एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से आप ऑन कर दो, ओके कर दो, ये ब्लैंक लेयर आ गई। इस लेयर पे देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको पता करना हो कि लेयर भी कुछ है यानी, कई बार छोटी सी चीज़ डॉट भी होता है पता नहीं चलता, ठीक है। तो कंट्रोल दबा के अगर आप लेयर पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन आ जाएगा। इस पर सिलेक्ट किया कंट्रोल दबा के, तो ये क्या बोल रहा है कि नो पिक्सल आर सेलेक्टेड, की है ही नहीं पिक्सल, मैं कहाँ से कर लूँ। अगर मैं इस लेयर पे कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ, कहाँ करना है, लेयर के नाम पे नहीं करना, ये जो आइकन आ रहा है इमेज का जो थंबनेल है, इसके ऊपर अपने कंट्रोल दबा के अगर मैंने क्लिक किया तो इसने क्या किया, उस जितनी भी आपकी इमेज थी, कई बार जैसे आपने ये पीएनजी बना रखी है, इस पीएनजी का आपको सिलेक्शन बनाना है कि मान लो आपने टायर है या कोई पक्षी है, उसकी पीएनजी लगाई हुई है। अब आपको उतना सिलेक्शन बनाना है कि एक तो लेयर को सिलेक्ट कर लिया, अब ये तो लेयर सिलेक्टेड है, ठीक है। अब इस लेयर को आप मूव कर लेते हैं, और आपको उतना सा सिलेक्शन बनाना है कि ये इतना सिलेक्शन बनाया। अब मैंने ये सिलेक्शन बना के मैंने ब्रश टूल लिया या ग्रेडियंट टूल, अब जैसे ग्रेडियंट है, अब ये ग्रेडियंट सिलेक्शन मैंने बनाया इसका, ठीक है। इस अगर मैंने इसी पे डाल दिया तो वो ग्रेडियंट है, तो उसने अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट नई लेयर बना ली, ठीक है। अगर ग्रेडियंट ना लेता, मैं सीधा ब्रश टूल लेता और मैं ब्रश चला देता, तो इसने क्या किया, उसी लेयर के ऊपर आपका ब्रश चला दिया। पर जब भी आपको ब्रश चलाना हो, किसी के अंदर कलर ऐड करना भी हो, तो आप नई लेयर लोगे। या मैंने नई लेयर ली, ब्लैंक, कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन बनाया, पर लेयर सिलेक्टेड मेरी ब्लैंक वाली है, ठीक है। इसके ऊपर जाके मैं ब्रश टूल लेके जो है कलर फिल कर रहा हूँ, या मान लो मैं ब्रश की हार्डनेस थोड़ी कम, साइज नहीं, सॉरी, हार्डनेस को 0 कर रहा हूँ, सॉफ्ट ब्रश, ठीक है। ये मैंने यहाँ कलर चलाया, ठीक है। अब यहाँ कलर चलाया तो ये देखो, ये कलर की अलग लेयर है, ये अपने ऑब्जेक्ट की अलग है। अब मैं इसको अगर मैं ब्लेंड करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं ब्लेंडिंग के कि वो कलर के साथ मैं खेल पा रहा हूँ। अगर मैंने सीधा इसी लेयर पे ही कर दिया तो वो तो पूरी लेयर ही ब्लेंड हो रही होती है, उस पर आप कैसे कर सकते हो, फिर आप समझ लो। इसीलिए अपने को अलग रखना है। या मान लो गलती से आपका कलर एक्स्ट्रा चल गया, ठीक है, और उसके बाद में आपने काफ़ी सारा और काम कर लिया मार्केट में, ये मान लो मार्केट में क्या, सॉरी, फाइल में, ठीक है, यहाँ पे आपने काफ़ी सारा और काम कर लिया। अब आपको इस वाली फाइल के अंदर थोड़ा ब्रश कम करना है, एक्स्ट्रा चला दिया, रिमूव करना है, तो कैसे करोगे। अगर लेयर के ऊपर ही कर दिया होता उसी ओरिजिनल लेयर पे तो आप कर ही नहीं पाते, कंट्रोल जेड ही ऑप्शन बचता, वहाँ फिर वो भी नहीं चलता। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, क्योंकि आपने उसमें कलर ऐड किया है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल आपका चलता अगर वैसे मॉडिफिकेशन करी होगी, क्लोनिंग क्लानिंग या वैसे कुछ, ठीक है। अब आपने ब्रश लगाया है तो वो लेयर अलग करके करी हुई है, तो आप अपने यहाँ से पूरी से लेयर को डिलीट कर दो, ऑफ कर दो, ये भी ब्लेंड मोड चेंज कर दो, कम ज़्यादा करना है, ब्रश इरेजर से इरेज करना है तो इरेज कर दो। समझ रहे हो कि आप बाद में आपके पास प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है, इसीलिए अपने लेयर्स पे काम करेंगे। जो भी एक्शन करना होगा न्यू लेयर पे ही होगा, साथ साथ में इनकी लेयरिंग करके चलेंगे। अब ये वाली लेयर तो अपने को चाहिए ही नहीं, इनका रीनेम अपने ये कर लेंगे। मान लो मैंने इनर शैडो टाइप का इफेक्ट बनाया है और इसका मैंने कर दिया, और गलती से यहाँ भी ब्रश चल गया था, वो यहाँ भी चले ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट क्या है, ये वाला जो ग्रेडियंट है ना, ये एज ए वेक्टर काम करेगा। अब ये अपनी मान लो पूरी कंप्लीट इमेज है, अगर कोई सिलेक्शन बनाया हुआ है, ये मैंने
सिलेक्शन बनाया, अब मैंने ग्रेडियंट लिया, तो ये ग्रेडियंट देखो क्या चल रहा है, तो उसने उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप एक मास्क कर दिया, तो उतना ही उसने ग्रेडियंट बनाया। अगर सिलेक्शन नहीं बनाया होता तो ये पूरी लेयर पे चल रहा है। अब ग्रेडियंट के टाइप्स आप यहाँ से और भी देख सकते हो, आपके पास मल्टीपल टाइप के ग्रेडियंट्स ऑलरेडी है। जैसे मान लो ये ग्रेडियंट, या अब ये वो सिलेक्टेड है तो आप इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट चेक कर सकते हो। डिस्पोज करो, मेरे को सही लग रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेडियंट के टाइप्स भी है कि लीनियर चाहिए, रेडियल चाहिए, एंगल वाला चाहिए, वो सारे सेम वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करके कलर भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो क्या करना है, डबल क्लिक कलर चेंज, बीच में कहीं और इसकी जो ये है कि इन दोनों कलर का जो वेरिएशन आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ये रिवर्स करने का है, ठीक है। अब ये कलर मैंने लिया ग्रेडियंट का, पूरे पे फिल किया और इसके मैंने ब्लेंड मोड चेंज कर दिए। जैसे मान लो मैंने किया इसको सॉफ्ट लाइट, और ये कुछ ज़्यादा पिंक पिंक हो गया, मेरे को चाहिए था हल्का सा इसका इफेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, देखो क्या हुआ, ये ओरिजिनल था, ये मेरा ग्रेडियंट के साथ है, समझ रहे हो, हल्की सी टोन आ गई। तो कलर ग्रेडिंग बोल सकते हो आप इसे थोड़ी सी, ठीक है। फिर पेंट बकेट टूल, वो बेसिक MS पेंट के अंदर जो काम होता है वो बड़ा काम करता है जनरली। अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स पड़े हैं तो ये अच्छा है, वरना कोई काम का नहीं। अभी आपने ये लिया, अब यहाँ भी ये पूछ रहा है फोरग्राउंड मतलब कलर फिल करना है या पैटर्न फिल करना है, कलर करना है, ये वाला करना है, किस में करना है, ठीक है। अब ये करता है लेयर में, अब आपने ये सिलेक्शन बनाया तो इतने से सिलेक्शन के अंदर ये कर देगा, ये किसी भी वेक्टर में नहीं करेगा क्योंकि वेक्टर के पास तो ऑलरेडी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर अपने पास टूल है ब्लर टूल, शार्प टूल और स्मग टूल। ब्लर टूल का काम है किसी चीज़ को ब्लर करना, जैसे मान लो मेरे को ये टेबल जो है, मेरे को मान लो इफेक्ट देना है कि ये टेबल यहाँ से डेप्थ का इफेक्ट देना है कि टेबल यहाँ से ब्लर है उधर से नहीं है, तो मैंने इधर से इस टेबल को, देखो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लेयर देखो क्या सिलेक्टेड है। आपको जिस लेयर को करना वो लेयर सेलेक्ट भी होनी चाहिए। अब ये मैं इधर से ब्लर करता जाऊँगा, मेरे को काफ़ी देर तक क्लिक करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ मैं बढ़ा देता हूँ इसकी 50 से 100 कर देता हूँ, तब ये थोड़ा फास्ट काम करेगा। आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा ब्लर था, पर फिर भी ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे ब्लर। या मान लो आपको एक गुलदस्ता ही ब्लर करना है, इसमें तो पता चल रहा है नहीं हो रहा, हो तो गया। जितनी ज़्यादा देर इसको चलाए रखोगे उतना ज़्यादा ये होता रहेगा। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, ये ओरिजिनल था, देखो ये ब्लर, ये ओरिजिनल, ठीक है। सेम चीज़ इसके अंदर शार्पन है। अब शार्पन का मतलब ऐसे नहीं है कि वो ब्लर वाली चीज़ों को शार्प कर देगा, जैसे बैकग्राउंड की तरह ब्लर ही है, ठीक है, तो उसको ऐसे नहीं है कि ओरिजिनल बना देगा। शार्प का मतलब है कि वो थोड़ा सा जैसे टेक्सचर को शार्प कर देगा। जैसे मान लो ये वाली इमेज है, इसका अगर आप देखो, अगर मैं जूम करूँ, चलो इसी पे करते हैं, देख रहे हो हल्की हल्की शार्पनेस बढ़ रही है, तो बेसिकली इल्यूजन ही कर रहा है। अगर आप ज़्यादा ही शार्प कर दोगे तो ऐसे करते 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 उसको रोबोटिक टाइप सा मतलब ये समझ लो उसकी हड्डियाँ ही बाहर निकाल देगा। मतलब बेसिकली वो इमेज को ख़राब कर देगा ज़्यादा कर दिया तो। शार्पनेस हल्की सी, कई बार जैसे आपने कोई स्किन की फ़ोटो खींची, हल्की सी शार्पनेस दे दो तो फ़ोटो और HD लगती है। स्मग टूल का काम है, जैसे आपको ये पत्ती थोड़ी सी ऐसे करना है, ठीक है, या फिर मेरे को टेबल पे ही ऐसा कुछ बनाना है।
स्मग टूल काम रिएक्ट कैसे कर रहा है, जैसे अपने ने कोई पेंटिंग बनाई थी, गिल्ली थी, उसके ऊपर अपनों ने हाथ से या किसी चीज़ से उसको ख़राब कर दिया हो। अब ये काम भी काफ़ी जगह हम देखो काम, अब यहाँ तो अच्छा लग रहा है ये कि उसका रेशो बनता जा रहा है, क्योंकि रेशो टाइप ही था। और यहाँ अगर इसको ऐसे कर दूँ तो ये ख़राब भी कर देगा। तो इसका यूज़ जनरली पैटर्न्स को फिक्स करने में आता है। जैसे आप बैकग्राउंड में कोई चीज़ थी, आपको हल्का सा उसका, जैसे ये वाली चीज़ यहाँ से ऐसे फिल करनी है, ये काम एक्चुअल में काम कब आते हैं ये टूल्स? जब आप पेंटिंग्स बना रहे हो या मैट पेंटिंग्स बना रहे हो, कोई आर्ट बना रहे हो, वहाँ पे काम आते हैं। क्योंकि ये सारे स्मगिंग वगैरह पेंटिंग्स में ही काम आएगी। ठीक है, देन ये वाला टूल एडजस्टमेंट ब्रश टूल बाद में देखेंगे अपने। ठीक है, अब आ गया डोज, बर्न और स्पॉन्ज टूल। डोज टूल का काम है वाइटनेस बढ़ाना। जैसे इस टेबल पे मेरे को यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ानी है, देख रहे हो, ज़्यादा ही कर दूँगा तो पूरा ही उसको धीरे धीरे वाइट कर देगा। ठीक है, बर्न टूल का काम है बर्न करना। मान लो मैंने यहाँ से इसको ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ से लकड़ी जली हुई है, करते रहो करते रहो करते रहो और बर्न होता रहेगा। स्पॉन्ज टूल, जैसे आपने किसी से कलर एक्सट्रैक्ट कर लिया हो, कि आपने कोई चीज़ लेके इसमें से कलर निकाल लिया हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अगर मैं कोई मैं लेके आता हूँ कोई इमेज, ठीक है, अब जैसे मान लो ये फ़ोटो है, इसके ऊपर अपने डोज टूल। अब डोज टूल क्या करेगा, जैसे आपको और किसी की वाइटनेस बढ़ानी हो, बर्न टूल, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे थोड़ी शेडो देनी है, तो मान लो मेरे को ऐसे इफेक्ट देना है कि लाइट इस साइड से, अब यहाँ ज़्यादा चल गया तो देखो उसने स्किन ख़राब भी कर दी। ठीक है, तो अब मेरे को चलो ऐसे इफेक्ट देना है कि लाइट इधर से आ रही है और इधर नहीं है। ठीक है एक्चुअल में लाइट इधर ज़्यादा इधर कम है, पर मेरे को थोड़ा और इफेक्ट देना है इसमें। ऐसे लग रहा है ना कि इधर लाइट और भी कम थी। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा ही कर दूँगा तो बिल्कुल इसको जला देगा। और मान लो आपको इसके इस साइड भी इसके नाक की या इसके डार्क सर्कल बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे 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 करते रहो, ये डार्क सर्कल बनते जाएंगे। अब सेम चीज़ किसी के एब्स बनाने हो, किसी के मान लो जैसे जब आप मतलब कि फैशन फोटोग्राफी पे काम कर रहे थे तो आपको मतलब कि एब्स भी बनाने पड़ जाते हैं कई बार, जैसे हाथों के कट्स दिखाने हैं, बाइसेप दिखाने, कुछ भी इस टाइप के जब काम करने पड़ते हैं, फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटो टचिंग, तब ये टूल काफ़ी काम आते हैं। मान लो आपको यहाँ पे इसके
कुछ मान लो स्ट्रेस टाइप दिखानी है तो भी आपको मतलब फिर आपको उतना डिटेलिंग ये जो सारे स्मग टूल और वे सारे टूल उसमें काम आएंगे। अब इसके अंदर जैसे स्पॉन्ज टूल है तो स्पॉन्ज टूल क्या करेगा, जैसे इसमें से कलर मान लो आपको कोई इफ़ेक्ट बनाना था कि यहाँ पे आपने इससे बाकी सारी जगह कलर मान लो हटा दिया, और कोई आई केयर का या मान लो माइग्रेन का या ऐसी कोई पोस्ट बना रहे होते, ठीक है, तो आप ऐसे उसको इसका एक और सोल्यूशन भी है कि आप इसको डुप्लीकेट करो, उसमें उसको ब्लैक एंड वाइट कर दो और मास्किंग कर दो, वो तो अपने आगे सीखेंगे। फिर अपने आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल पेन टूल, जो कि आपको ऑलरेडी कोरल में आपने सीखा हुआ है, पर यहाँ मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पेन टूल सीधा क्लिक किया, सीधा क्लिक क्लिक क्लिक, इससे ये स्ट्रेट चल रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको मूव किया तो ये इसका कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो अब अपने चलते हैं किसी, जैसे मैं गया इस पे, ठीक है, इसका मेरे को सिलेक्शन बनाना है, ठीक है। वैसे तो सिलेक्शन के ऊपर और भी टूल थे, पर पेन टूल से सिलेक्शन बनाना पड़ जाए तो अपने पेन टूल से एक जगह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक बनाया, फिर मैंने ड्रैग करके रखा तो इसने इसके विंग्स खोल दिए, ठीक है। विंग्स ऑफ करने हो तो अपने ऑल्ट दबा के विंग्स ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने विंग ऑफ किया, ऑल्ट दबा के क्लिक किया उसके मिडल पॉइंट पे, और यहाँ से मैंने फिर इसको कर्व किया, यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक बनाया, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको बनाया। तो ये वही पेन टूल है आपका, ऐसे क्लियर है पेन टूल तो आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो इस पर वापस प्रैक्टिस कर लेना, किसी को डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। ये आगे वाले चाहे मत भी करना क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ इसके पास है। देन टेक्स्ट टूल, अब टेक्स्ट टूल का इसमें भी वही सेम सिस्टम है कि आप क्या कर सकते हो। टेक्स्ट टूल के लिए अपने चलते हैं न्यू लेयर में, ठीक है। क्लिक किया, अब ये लोरियम लिप्सम बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट देता है। कई बार जैसे मान लो आपके पास टेक्स्ट आया नहीं है, कंटेंट राइटर ने आपको दिया नहीं, तो आप ये लोरियम लिप्सम लगा के छोड़ दो। इसका मतलब होता है कि अभी टेक्स्ट पेंडिंग है, ठीक है। कि यहाँ पे मान लो हेडिंग्स आनी है, ठीक है, तो आप में सीधा क्लिक करके आप या फिर क्लिक करके आप टाइप कर लो तो वो अपने आप हट जाएगा। एंड सेकंड वही क्लिक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप से आप बना सकते हो अपना एरिया, टेक्स्ट एरिया, तो उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख लोगे। अब मैं लेके आता हूँ एक कोड, ठीक है। ये मेरे पास है एक कोड, ठीक है। अब इस कोड को मैंने क्या किया, डू और डू नॉट, देयर इज़ नो ट्राई, ठीक है। मैंने इसका एक, अब ये जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये शायद सारों को ना मिले, या तो AI वालों को या जिसके पास लेटेस्ट वर्जन है उनको मिलेगा। यहाँ पे ये तो नॉर्मल टेक्स्ट का ही गया, ठीक है। ये उसको लिखने का वो स्टाइल आ गया कि आपको नॉर्मल लिखना है या ऐसे, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है या उसको ऐसे लाइन वाइज लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास आगे फ़ॉन्ट्स में यहाँ पे सब दिखा रहा है, सेरिफ, स्लैब सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट, मोनो। अपनों ने जो 4 कैटेगरी है वो फ़ॉन्ट वाली मैं वापस फिर से वैसे समझाऊंगा, एक दो
दिनों बाद में, ताकि चीज़ें जो भूल चुके हैं वापस चीज़ें रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी है, क्योंकि ऐसे तो मल्टीपल बहुत सारी कैटेगरीज होती है फ़ोन्स की, पर अपने उन्हीं 4 पे चलने वाले हैं। तो इनको एक बार इन कैटेगरीज को अभी मैं छोड़ रहा हूँ। बेसिकली मैं सीधा ये बता रहा हूँ, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट मेरे को यही रखना जो आया हुआ है, ठीक है, वही रेगुलर करना है। अगर इसके वेरिएशन है ही नहीं, अगर होते इसके थिन बोल्ड तो यहाँ से आ जाते, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ से साइज़, यहाँ से आप उसको लेफ़्ट सेंटर राइट जो भी करना है, मैंने इसको सेंटर रखा। यहाँ से उसका कलर चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का। ये जो टूल है, ठीक है, डायनेमिक टेक्स्ट, ये बड़ा ही मैजिक टूल है, ये समझ लो। पर ये सारों को नहीं मिलेगा, ये पेड वालों के लिए है, लेटेस्ट अपडेट्स में। इसको जैसे मैंने क्लिक किया और मैंने लोग पे क्लिक किया, तो इसने क्या किया, मेरे टेक्स्ट को कर दिया ऑटो डिज़ाइन। अगर टू बैक स्पेस कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, वरना ऐसा सेट करने के लिए मेरे को कितनी देर लगती। चलो छोड़ो इसको, अपने लेते हैं कुछ और टेक्स्ट। ये लाया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, है ना मैजिक। जो चीज़ आप करने के लिए एक हफ्ता सीख रहे थे, वो चीज़ एक क्लिक में, ठीक है। अब इसके अगर आप चाहो कोट्स बाहर रखने हैं तो आप बाहर रख लो। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी फ़ोटोशॉप के अंदर। तो इसको अगर ऑफ़ करना है तो अपने इस पे जाके यहाँ से वापस ब्लॉक को ऑफ़ कर देंगे। फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है, क्या, ये वाला रैप टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ओपन होगा। ये टेक्स्ट मैंने नॉर्मल, देखो वो ऑफ़ कर दिया तो ये नॉर्मल शेप में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आर्क, इसको कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी क्रिएटिव ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये फिश आई की तरह बनाना है, इन सारों को आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। किसी ने ओपन किया सकता है? हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ। ये टेक्स्ट टूल सेलेक्टेड होना चाहिए। इसके अंदर ये तो नॉर्मल उसके फ़ोन के वेट आ गए, यहाँ पे उसका साइज़ आ गया। अभी इसके देखो फ़ॉन्ट साइज़ में एक चीज़ और होती है, इसको ना यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो एरो बन के आ गया ना, निशान चेंज हुआ, इससे आप सीधा भी देखो हो रहा है चेंज, आप यहाँ से सीधा साइज़ भी कर सकते हो। और ये था वो ब्लॉक बनाने वाला, ब्लॉक को ऑफ कर दो तो आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट है। यहाँ से आप ये क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करोगे तब ये ऑप्शन खुलेगा। नन कर दोगे तो इसको वो हटा भी देगा। फिर उसके आगे एक ऑप्शन और है, वो है टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़। अब इस पर क्लिक करते हैं आपके पास करैक्टर और पैराग्राफ दो प्रॉपर्टी मिलेगी। करैक्टर के अंदर वही फ़ॉन्ट, उसके टाइप, ठीक है, उसकी साइज़, ठीक है। अब ये साइज़ है, ये लाइन हाइट है, और लाइन हाइट ऑटो है तो ऑटो एडजस्ट अगर आप 24 पिक्सल कर देते हो तो 24 पिक्सल के हिसाब से लाइन हाइट होगी, वरना आप इसको यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसके लाइन हाइट चेंज करोगे। ये होगी लेटर स्पेसिंग, ऑटो कर दोगे, 0 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स, ऑप्टिकल्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स और ऑप्टिकल्स इसका मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुद इसमें भूल रहा हूँ कि क्या मतलब। वैसे तो इसके बीच के ये जो स्पेसिंग है ना उस पर काम आता है, पर एक्चुअल में क्या फ़र्क होता है मैट्रिक और ऑप्टिकल्स, उसका मेरे को आइडिया नहीं है, तो वो मैं आपको समझ के बाद में बता दूँगा, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, जो बाई डिफ़ॉल्ट आप रख सकते हो ऑप्टिकल रख लो। और ये जो है इसका काम क्या है, टेक्स्ट की हाइट, जो कि अपने कभी भी छेड़ेंगे नहीं। कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा इस ऊपर क्रिएटिव जाना हो तो, वरना अपने इसको 100 ही रखेंगे। फिर यहाँ से आप कलर कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने पास क्या ऑप्शन है, कि पहला ऑप्शन है
इसको ये अभी सारे ऑफ है। पहला ऑप्शन है इसको बोल्ड करना, कि आपके पास मान लो बोल्ड है ही नहीं, फ़ॉन्ट ही नॉर्मल है, फ़ॉन्ट के पास बोल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देता है कि ना होते हुए भी आपको बोल्ड कर देगा। जैसे कोई फ़ॉन्ट ही लेके आते हैं अपने, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा और इसमें कोई नॉर्मल फ़ॉन्ट लेता हूँ, जैसे मान लो ये फ़ॉन्ट है आपके पास, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट है मेरे पास, मान लो बोल्ड है ही नहीं, वैसे तो इसके पास है, इसके थिन है, ये इतने सारे वर्जन्स है, पर सपोज करो आपके पास थिन नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा बोल्ड करना है, तो यहाँ से आपके पास थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिल जाती है। या मान लो वो बोल्ड है, इसका सबसे हैवी बोल्ड ये है, आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा बोल्ड करने का एक प्लस पॉइंट है अपने पास। ये मान लो कोई फ़ॉन्ट आपके पास इटैलिक है ही नहीं, कि आपके पास इस फ़ॉन्ट का इटैलिक वर्जन अवेलेबल ही नहीं है, ये लो समझिए कि ये बिना फ़ॉन्ट के अंदर होते हुए भी उसको बाय मतलब सेटिंग से सेट कर सकता है। और ये ऑल कैप्स, थर्ड वाला क्या है, ऑल कैप्स, ये स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप शुरू, अब ये स्मॉल कैप का काम क्या हुआ कि जो कैपिटल था उसको उसने बड़ा छोड़ दिया, जो कर तो सारे ही उसने कैपिटल दिए, पर स्मॉल वालों को स्मॉल साइज़ पे, बड़े वाले को बड़े साइज़ पे। और ये काम आता है, जैसे मान लो आपने लिखना है 24, TH को छोटा करना है, कई बार ऐसे डेट लिखनी पड़ जाए, ठीक है, फिर ये TH को ऊपर नहीं नीचे चाहिए तो उसको छोड़ो, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। अंडरलाइन चाहिए, ये अंडरलाइन आ गई, बीच में लाइन चाहिए, बीच में लाइन आ गई, बस। अब ये जो है ये अभी अपने नहीं उलझेंगे उसमें। फिर अपने सीधा आते हैं पैराग्राफ पे, पैराग्राफ को लेफ़्ट लाइन रखना है, सेंटर लाइन रखना है, राइट रखना है, फुल जस्टिफाई। तो जस्टिफाई तो तब चलेंगे जब अगर आप पैराग्राफ में इसमें चलेंगे, ठीक है। ये वही शुरू से कितना स्पेस छोड़ना है, फर्स्ट लाइन का कितना स्पेस छोड़ना है, वो सारे वही सेम टूल तो अपने वहाँ से कहते हैं। यहाँ से बुलेट पॉइंट रखने हैं या नंबरिंग रखनी है, इनके ऑप्शन भी यहाँ पे साथ साथ में खुल जाएंगे। फिर आता है पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्शन सिलेक्शन टूल। तो कई बार मतलब जब आपने पेन टूल से चीज़ें बनाई होती है तो ये पाथ सिलेक्शन टूल काम आएगा कि उसका सीधा पाथ सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। क्या हुआ देन उसके बाद में अपने पास रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल है, ट्राइंगल टूल है, पॉलीगन टूल है, स्टार टूल है, लाइन टूल है और कस्टम शेप टूल है। तो ये सारे वेक्टर टूल है, ठीक है। कल अपनों ने सीखे थे ये वाले क्या बोलते हैं, सारे बिटमैप टूल सीखे थे। आज अपने इसमें जाते हैं वेक्टर टूल पे, ठीक है। वैसे अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, कोई नहीं, पर आज हम सारे अपने टूल क्लियर कर लें, ठीक है। इसके बाद में वेक्टर टूल के अंदर अपने पास सबसे पहला टूल है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को आप सीधा क्लिक करोगे तो आप जैसे मर्जी इसको लेके जा सकते हो, पर अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेते हो तो ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कॉर्नर राउंड करने के, ठीक है। तो अगर आप इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करते हो तो एक को कर सकते हो, सॉरी ओल्ट दबा के, ठीक है। और अगर आपने ओल्ट नहीं दबाया है तो आप चारों एक साथ होंगे इसके। यहाँ से आप स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और ओल्ट दबाओगे तो कंट्रोल दबाओगे तो इसके कॉर्नर भी आप कम मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे चेंज कर सकते हो। और कॉर्नर करते ही वो रेक्टेंगल से कस्टम शेप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी चेंज कर दी रेक्टेंगल वाली है। अभी भी ये वेक्टर ही, पर अभी ये इसके पास अब वो कॉर्नर राउंड वाले ऑप्शन नहीं बचे। सेम चीज़ इलिप्स टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगन टूल, ये सारे आप 1 बाय 1 ट्राई करके देख लेना। इसके यहाँ पे वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि इसकी आउटलाइन देनी है नहीं देनी है, ठीक है। आउटलाइन नहीं चाहिए तो इसको मैं यहाँ से ऑफ कर दूँगा, ठीक है।
इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपके पास मान लो ये है और इसका स्ट्रोक जो है आपने येलो जो लगा रखे उसकी जगह ग्रेडियंट लगाना है, तो आप ग्रेडियंट की भी बॉर्डर दे सकते हो, उसमें ऑप्शन नहीं था कोरेज में। पैटर्न की भी दे सकते हो, नन भी दे सकते हो, सिंगल कलर की भी दे सकते हो, यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिल का कलर चेंज करना है, यहाँ से होगा। स्ट्रोक का कलर चेंज यहाँ से होगा। स्ट्रोक हटानी है तो यहाँ से हटा सकते हो, फिल हटानी है तो भी आप इस पर क्लिक करके हटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हैंड टूल है जो आप स्पेस दबा के भी ला सकते हो, ये काम आता है आपके फाइल को लेफ्ट राइट मूव करने के। जूम टूल, जूम करने के, ठीक है, जूम आउट पे क्लिक करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। बस यही सारे टूल थे। अब कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएंगे। कलर, अब यहाँ पे आप 2 कलर स्टोर रख सकते हो। एक मान लो मैंने ब्लू किया, दूसरे वाला कलर मैं रेड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं काम कर रहा हूँ पेज पे ब्रश पे, अब मैंने ब्रश लिया, एक नई लेयर बनाई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये ब्राउन, अब ये कलर क्या है, स्मूथ नहीं, 0 ही करता हूँ ताकि फास्ट चले। अब मैंने इस लेयर पे ये कलर चलाया, एक और नई लेयर ली, दूसरे कलर के लिए मैं दूसरी लेयर लूँगा। यहाँ से मैंने ब्लू कलर लिया और मैंने इस पर ये कलर चला दिया, एक और नई लेयर ली। ठीक है, अब ये कलर या तो यहाँ से स्विच कर दो आप क्लिक करके, इसका शॉर्टकट होता है एक्स दबा के भी आप, मेरे को रेड कलर चाहिए, ब्लू चाहिए, एक्स दबाया, समझ रहे हो। कई बार 2 कलर में आपको चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी चीज़ें होगी, इसके बाद में कल अपने चलेंगे नेक्स्ट चीज़ों पे। आप इसके आज खूब प्रैक्टिस कर लो। अभी मतलब कोई डिज़ाइन नहीं बनाना, आपने सिर्फ टूल समझने हैं। ठीक है, कल अपने इसके नेक्स्ट उसमें जाएंगे। ये जो अपन कॉर्नर राउंड करना है, ये बीच में नहीं होंगे, सिर्फ रेक्टेंगल के ही होंगे, किसी शेप के भी नहीं होंगे। सिर्फ रेक्टेंगल के पास ही प्रॉपर्टी होती है। सेम चीज़ कोरल में भी तो सिर्फ रेक्टेंगल के पास ही प्रॉपर्टी होती है। इमेज के करने होंगे तो कैसे होंगे, आपको रेक्टेंगल बनाना होगा, इसके अंदर इमेज डालनी होगी, वो चीज़ें अपने आगे सीखेंगे। पर कॉर्नर राउंड सिर्फ स्क्वायर के ही हो सकते हैं। अगर क्या बताया था?